नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारा सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हमारा सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। लेकिन वो रुक जाता है उसके गेट पर ही और अभी दिखाया था कुछ समय पहले का सीन जहाँ पर रेवन की पूरी हवा निकली थी, उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भाग रही थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम कर चुका था और काम कर करके ये बहुत ज्यादा ही थक चुका था। नेतन इसके लिए एक कॉफी लेके आता है और कहता है कि माय लॉर्ड, आपको यहाँ पे आज रात को मीटियोर शावर देखना चाहिए। आज मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा बढ़िया मीटियोर शावर होने वाला है जो कि कई सालों में एक बार आता है। तो अपने मन में सोचता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे जो बुड्ढा था उसने मेरे को फोर्स किया है कि यहाँ पे इन दोनों का मूड बनाना है मुझे, और इसका नाम नेतन है वैसे। और नेतन कहता है वेल माय लॉर्ड, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो यहाँ पे माय लॉर्ड का दिमाग तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें नारू को इस बारे में बताया जाए और मैं उसको साथ में लेके जाऊंगा। बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा इस चीज को देखने के बाद में। तो नेतन कहता है नहीं नहीं माय लॉर्ड, आपको बच्चों को नहीं जगाना चाहिए आधी रात को। बच्चों को जगाना पाप है, नहीं महापाप है। आपको बच्चों को जगाना ही नहीं चाहिए। तो इस पर अपने मन में बुड्ढा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और रेवन सोचता है हाँ अगर ऐसी बात है तो कौन हो सकता है फिर, मुझे क्या है यहाँ पे अपनी इसेला पूछना पड़ेगा। लेकिन इसेला वो तो जा नहीं सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई पार्टी के बाद में। क्या वो अभी तक सो चुकी होगी? लेकिन मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। और याद आता है गेट पर, और गेट पर आके अपनी एमसी को बुलाता है। तो एमसी भी आ जाती है और बोलने लगती है इतनी आधी रात को यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे के अंदर, और तुम्हें क्या काम है? और अपना रेवन कहता है वेल एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में तारों के सफर पर चलो, इस दुनिया को छोड़ के आई मीन तारे देखने चलो। और अपनी एमसी से बड़ी प्यार से कह रहा होता है लाल टमाटर होके। एमसी कहने लगती हो सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं चलना चाहूंगी बहुत ज़्यादा प्यार से। और अपनी एमसी कहती है अगर इसके टच के साथ में क्या गलत है। और तभी वो यहाँ पे उसकी कमर पकड़ लेता है पीछे से अच्छे से और कहता है कि ठीक है मुझे अच्छे से पकड़ के रखना क्योंकि मैं अभी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करने वाला हूँ जिससे कि हम दोनों टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुँच जाएंगे जो कि मैंने बहुत ज़्यादा ही प्यार से देखी थी पिछले साल। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और सच में वहाँ पर जाके तुम्हें मज़ा आएगा। तो अच्छे से कर्रे से एकदम मेरे को पकड़ लेना, एकदम कस कर। तो समझ गई क्या? एमसी कहती हाँ हाँ एकदम अच्छे से कस कर पकड़ूंगी मैं। और उसके बाद में दिखाया था ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और क्या ही सुंदर नज़ारे होते हैं यहीं पर। ये लोग टेलीपोर्ट होकर आए होते हैं और एमसी कहते वाओ ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है और सच में ब्यूटीफुल ब्लू ब्लू स्काई और ब्लू ब्लू सारी की सारी वादियाँ। और एमसी उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अपना रेवन भी कहता है हाँ देखा मैंने कहा था ना ये चीज़ मेरी फेवरेट है और इसीलिए तो यहाँ पे ये जगह बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है मेरे को। और इसके साथ में एक और जगह है जहाँ पर कि हम लोग चलने वाले हैं तो इसलिए तुम मेरे साथ में चलोगी वहाँ तक। और अपनी एमसी को कोट भी दे देता है, कहता है कि भले गर्मी का मौसम है लेकिन तुम्हें कोट पहन लेना चाहिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी क्योंकि हवा तो यहाँ पर चलेगी ही। और अपनी एमसी कहती है ठीक है। और तभी रेवन कहता है वैसे मैंने देखा था कि तुम काफ़ी थक चुकी हुई थी पार्टी के बाद वहाँ पे, तो क्या तुम पार्टी में बढ़िया कुछ कर पाई या फिर पार्टी में कबाड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? तो इस पर अपनी एमसी कहती है पार्टी में कबाड़ा, और उसको सारी चीज़ें बताती है कैसे अपनी एमसी ने सारे लोगों को डरा दिया था और उनकी हालत ख़राब कर दी थी और सच में उनका खून पसीना निकाल दिया था एमसी ने। एमसी कहती कि वेल तो ये हुआ था पार्टी के अंदर। और यहाँ पे अपना रेवन हंसते हुए बोल रहा होता है अच्छा तो तुमने अपने आप को इविल वुमन कहा सभी लोगों के सामने और ये भी कहा कि एम्पायर में सबसे ज़्यादा बदनाम वुमन तुम ही हो। ओह माय गॉड क्या ही मजाक की बात है। एमसी कहती क्या इतना ज़्यादा बुरा है? और सच में मुझे तो नहीं लगता, और क्या तुम इस बारे में ऐसा सोचते हो? तो रेवन कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है एक्चुअली मैं इस बारे में ऐसा नहीं सोचता। और सच में अगर इस बारे में बोला जाए तो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था और अपनी एमसी बोली होती है लेकिन ऐसा क्यों सोचते हो तुम? और अपना रेवन होता है वो उसके सवाल करे जा रही होती है कि आखिर रेवन को ऐसी चीज़ें क्यों पसंद है। तो अपना रेवन कहता है वेल उन्होंने स्टार्ट किया था तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अंत तक ले जाएं और उनका भाजा बजा डालें। अगर उन्होंने एक उंगली उठाई है तो हम उनका पूरा गला काट डालेंगे। और अपनी एमसी बोली हुई थी ओ माय गॉड। और एक कहता है कि वेल एक्चुअली में ये बात भी है और थैंक यू तुम्हारा। और मुझे सच में यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वुमेंस हैं वो बहुत ज़्यादा ही पसंद है और जिनमें से तुम भी आती हो स्ट्रॉन्ग वुमन जो है। और अपनी एमसी बोली होती है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मैं समझ नहीं पाई हूँ अगर तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वुमन होती है उनको ज़रा बुली किया जाना पसंद है? समझ रहे हो अपनी एमसी क्या कहना चाहती है? और उसका दिमाग पूरा तारामंडल घूम के आ जाता है और ये कहता है क्या मजाक है और मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया हूँ और तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ जाता रहता है। एमसी कहती है क्या मैंने कुछ गलत बोला? फिर मुझे लगता है वैसे हमारे जो मम्मी पापा थे आई मीन जो रेवन के मम्मी पापा थे वो भी एक दूसरे के साथ कभी आ नहीं पाए, वो भी बहुत ज़्यादा अलग थे क्योंकि जब भी उसके फादर किसी और वुमन के पास में जाते थे तो सारी जो सोसाइटी है इसको एक लाफिंग स्टॉक मान देती थी और यहाँ पे इसकी जो मदर थी उनकी बेइज्जती करती रहती थी। इससे जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी लेकिन कुछ करती नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से उसने बहुत ज़्यादा काम किया था और यहाँ पे दिखाया है इसको बजा देती है। उसके बाद में यहाँ पे वो आराम से चली जाती है इसको बजाने के बाद में। और ये कहता है कि वेल मैं क्या ही बताऊँ। और वो दिन भी क्या दिन थे, मतलब चप्पल खाने वाले दिन थे ऑब्वियसली। और अपनी एमसी कहती है इसको क्या हुआ, उसको देखे जा रही होती है। रेवन का भी ध्यान जाता है कि एमसी उसे देख रही है और बोलते हैं यार कुछ नहीं वैसे पॉइंट तो ये है कि तुम सच में इविल वुमन हो और मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एमसी कहती हाँ हाँ तुम कह सकते हो।
और थोड़ा सैड हो रही होती है। वैसे खैर अपना रेवन पीछे देखता है और अपनी एम से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ और हीविल भी हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगी हमेशा के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रेवन इस बात से खुश हो जाता है और बोला था थैंक यू तुम्हारा इस बात के लिए। एम सी कहती हाँ हाँ देखा मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना। और रेवन कहता है हाँ तुम हो और इसीलिए मैं कहता हूँ थैंक यू तुम्हारा। और उसके बाद में दिखाया था ये लोग जंगल में मंगल कर रहे होते हैं, आई मीन जा रहे होते हैं, मंगल क्या मंगल। और अपनी यहाँ से सामने देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा होता है और ये वही जगह होती है यहाँ पर रेवन इसको लाने वाला था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह होती है लेकिन राइटर ने इसका कबाड़ कर दिया, इसको उल्टा सीधा कर दिया। लेकिन बीच में ये लेक है जिसके के चक्कर में ऐसा यहाँ पे प्रतिबिंब नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक बढ़िया सा माउंटेन है एक्चुअली में। और अपने यहाँ से कहते इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है, सच में ऐसा लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे पूरी लाइफ में अगर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, सारी चीज़ों को यहाँ पे पा लेती हूँ, तो भी ऐसी बढ़िया चीज़ मैं कभी नहीं देख पाऊँगी और इतना ज़्यादा आनंद मुझे कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे बोलनी पड़ेगी और तभी यहाँ पर रेवन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी एम सी हटा लेती है और ये बोल लगता है क्या हुआ। और एम सी अपने मन में बोलती है कि वेल अगर ये मून लाइट है तुम इसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी आंखें अभी सबसे ज़्यादा चमक रही हैं। और अपने रेवन की ओर देख रही होती है प्यार से, तभी एक तारा टूट गिरता है और एम सी की शायद कोई विश कंप्लीट हो जाती है। वैसे आपने कितनी बार देखा है तारे को टूटते हुए? मैंने वैसे 2-3 बार देखा है और यहाँ पे मीटियोर शावर भी देख चुका हूँ मैं, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ों को देखने में। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं देखता कि बैठ कर देखा हुआ हूँ, मैं कुछ करता रहता हूँ टाइम पास ऐसे ही। और अभी दिखाया था राजा की ओर जो बोलता है तुम्हारा बेटा मुझे कभी नाराज़ नहीं कर सकता। क्या उसने कभी किया है? बिल्कुल नहीं। क्या ही कमाल की चीज़ उसने लिखी है। यहाँ पे जो नोबल लोग होते हैं वो फालतू की बकवास करते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना इस आइडिया को अप्रूव किया जाए जो कि रेवन के द्वारा भेजा गया है, वो बच्चे वाला आइडिया जिसमें कि अगर बच्चे के पास थोड़ी भी मैजिक पावर है तो अपने हिसाब से फैमिली को चुन सकता है अगर वो यहाँ पे अपनी फैमिली में नहीं रहना चाहता तो। और यही उसका फादर बोल रहा होता है कि हाँ मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और मुझे शायद उसके ऊपर और भी यार ध्यान देना चाहिए था। और महाराज भी कहते हैं हाँ अगर तुम सच में उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत बातें बताते तो तुम्हारी जो रिलेशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। और जैसे कि तुम जानते हो अपना जो रेवन है उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और कैरी बोला होता है हाँ हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, ये सच में मेरी गलती है। हमारा कहता है खैर छोड़ो इस बात को और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ यहाँ पे कबाड़ा करना है ज़िंदगी में। और यहाँ पर राजा थोड़ा अजीब इंसान है, उसको कुछ ना कुछ खुजली मस्ती रहती है कुछ कबाड़ा करने की। खैर कुछ समय बाद दिखाया था एम सी बोली थी हाँ तो अब मैं यहाँ पे कैसे रोकूंगी अपने आपको उस घटिया इंसान को खाने से, मैं उसके ऊपर अटैक कर सकती हूँ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा था वो हर बार यहाँ पे मेरे हाथों से निकल जाता है, लेकिन मैं मौका नहीं छोड़ सकती। और अपनी एमसी किस बारे में कह रही है तो जैसे कि तुम्हें याद होगा अपनी एमसी की एक लव बुक थी जिसमें कि लिखा गया था यहाँ पे अपने रेवन को कमरे में ले जाके उसके साथ में चुम्मा चाटी करनी है, लेकिन एमसी को कभी भी ये मौका मिलता ही नहीं है। एमसी कहती तो अब मैं यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं सकती उसके ऊपर अटैक करने से, अब मुझे उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा और वो सब काम करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और एमसी लाल हो ही जा रही होती है, लेकिन वो नीली नीली आसमान को याद करती है और बोली होती है पहले उसके बाद में मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। और वो यहाँ पे मेरे को कभी देता भी नहीं है। और तभी यहाँ पे दिखाया था एमसी अपना सिर फोड़ लेती है इसी गुस्से में और बोल लेती है भगवान मेरे यहाँ पे पूरी पूरी जिंदगी झंड हो चुकी है और आके रेवन कब इस बात पे हाँ बोलेगा और मैं कैसे उसको पटाऊँ। और ऐसे ही सोच रही होती है परेशान होकर। खैर कुछ समय बाद दिखाया था एमसी बोली होती है वेल मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई की जिससे कि मैं रेवन को पढ़ा सकूं, और उससे पहले भी मतलब अपनी एमसी जब शादी नहीं की थी उससे पहले कभी अपनी एमसी कहती मैंने काफ़ी ज़्यादा बुकें पढ़ी थी जिससे कि मैं इस इंसान को समझ सकूं। लेकिन जैसे कि मेरे को पता है इसके अंदर रियल वाला रेवन था, यहाँ पर कह सकते हो वो जो गार्ड था उसकी मेमोरीज नहीं है इसके पिछले जन्म की, तो यहाँ पे ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है क्योंकि अगर इसके पास पिछले जन्म की मेमोरीज नहीं है तो उसको कुछ भी याद नहीं होगा और यहाँ पर ना ही जो उसी प्रकार का बिहेव करेगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा। इसलिए मैंने उसके ऊपर नज़र रखी, बहुत नज़र रखी, खूब नज़र रखी, एकदम रात के अंधेरे में उसके ऊपर नज़र रखती थी, दिन के उजाले में नजर रखती थी और कोई भी समय हो मैं उसको नहीं छोड़ती थी। और दिखाया था वो अपनी एमसी झाड़ियों में छुपी होती है और झाड़ियों में वो इंसान कुछ काम करके आ रहा होता है, तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अपनी एमसी कहती है मैंने यहाँ पे शादी करने से पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी इसलिए मेरे को कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक्स पता है। और अपनी एमसी कहती है हाँ ये रहे और ये चीज़ है वो, और मेरे ख्याल से मुझे इनका यूज़ करना चाहिए जिससे कि मैं कुछ फ़ायदा कर सकूँ। और अगर बात की जाए लड़कियों के बारे में, लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, लोगों को अलग अलग टाइप की लड़कियाँ पसंद होती हैं। अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि रेवन को किस प्रकार की लड़की पसंद है। वैसे मेरे को तो नहीं सोचना पड़ता कि मेरे को किस प्रकार की लड़कियां पसंद है, यार अपनी एमसी बोली होती है। और एक और चीज़, एक और बात जो है जो कि मेरे को यहाँ पे खटक रही है, उसके फादर मना किए जा रहे होते हैं, अपनी एमसी बोली थी मुझे करना है मुझे करना है, और यहाँ पे वो फादर बोले होते हैं लेकिन ये क्यों करना है। अपनी एमसी कहती है उसी समय पर आया ये प्रपोजल और जो कि था शादी का, जो कि महाराज के द्वारा भेजा गया था। और उसके फादर कहते हैं वेल महाराज की तरफ से प्रपोजल आया है कि तुम यहाँ पे जो रेवन है उससे शादी कर लो। और हाँ अपनी एमसी ने खुद से नहीं
बोला था कि वो रेवन से शादी करेगी। एक्चुअली मुझे महाराज सब कुछ कांड करवा रहा था। मैंने बोला था ना, महाराज को खुद ही नहीं होती है, उसके कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना ही रहता है। और यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे 9,999 प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, उसी प्रकार से मैं इसको भी रिजेक्ट कर डालूंगा, तुम चिंता मत करो। एमसी कहती नहीं, मैं चाहती हूँ तुम इसको एक्सेप्ट करो। उसके फादर एकदम सन्नाटे में बोले होते क्या 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 बोला तुमने, और क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुमने आज ड्रग ले ली कोई सी। और अपनी एमसी कहती मैंने कहा ना, मैं चाहती हूँ कि इसको यहाँ पे मैं हाँ बोलूँ, लेकिन उसके फादर बोलते हैं तुमने तो कहा था कि तुम पूरा एम्पायर तबाह कर डालोगी लेकिन किसी से शादी नहीं करोगी। तो एमसी कहती वेल अब मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, और अगर तो मेरी शादी नहीं करवाओगे रेवन से तो मैं पूरे एम्पायर तबाह कर डालूंगी। और उसके फादर बोले होते ठीक है ठीक है। एमसी कहती मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त इसको यहाँ पे साइन करो और बोलो कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ पे ये रिश्ता मंजूर है। और एमसी बोली होती वेल उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ तो सब जानते हैं। मैंने अपनी पावर वगैरह दिखाई जो कि मेरे को दिखानी जरूरी थी, क्योंकि मैं चाहती थी इसका दिल जीतना, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इसको कुछ और चाहिए, क्योंकि ये मेरे से प्यार करना चाहता लेकिन ये कर नहीं सकता है क्योंकि इसकी मजबूरी है, जल्दी ही निपट जाएगा। इसलिए अपनी यहाँ से सोचती है अब मैं क्या करूँ, मैं इसका दिल कैसे जीतूँ, मुझे अभी भी परेशानी आती है। तो मेरा प्लान ए था, उसमें यहाँ पे कुछ नहीं था, बस अपनी यहाँ से जाएगी, उससे मीठी मीठी बातें करेगी और उसको अपने प्यार में गिरा लेगी। और देख सकते हो अपनी एमसी कैसे इसको उठा के लेके जा रही है। खैर क्या ही सीन चिप्त हुआ है। और उसके बाद में अपनी एमसी का प्लान भी, जिसमें कि अपनी एमसी खतरनाक पावर दिखाएगी और उसको अपने बस में कर लेगी, इसको बिल्कुल अपने पावर के नीचे लेके आएगी और बोलेगी बन जा मेरा गुलाम, और ये बन जाएगा उसका गुलाम। एमसी कहती यस ऐसा ही मेरा कुछ प्लान था, लेकिन दोनों के दोनों प्लान मेरे फ्लॉप हो चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और तभी इसको आवाज़ आती है, ये कह रहा होता है और क्या हुआ तुम्हें, और सर्वेंट्स ने बोला कि तुम्हारे साथ में कुछ अजीब हो रहा है, और अपना सिर यहाँ पे देख रही होती है वो, और अपनी एमसी बोली होती है ये क्या है, और उसकी कुछ गलत गलत जगह पर देख रही होती है। पता नहीं अपनी एमसी की निगाहें मुझसे भी ज़्यादा गंदी है। और अपनी एमसी कहती है वह इस बारे में मैं क्या बताऊँ, मेरे तो यहाँ पे लार टपक रही है। एमसी की सच में लार टपक रही होती है, मैं ऐसा उल्टा सीधा नहीं गुजरता कुछ भी। एमसी कह रही होती है ओ माय गॉड अब मैं क्या बताऊँ इस बारे में। और तभी रेवन उसके पास में आता है और वो कहता है क्या हुआ, और तुम्हारे माथे के साथ में क्या गलत है, क्या तुम्हारा दिमाग बाहर आ चुका है, लेकिन मैंने तो सुना था कि लड़कियों में दिमाग ही नहीं होता है। और अपनी एमसी कहती मैं ऐसे कैसे कहूँ, मैं इसके ऊपर ही लार टपका रही थी और मैं इतनी ज़्यादा ठरकी हो चुकी हूँ कि अब मैं यहाँ पे खुलेआम ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, अब मुझे यहाँ पे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और खैर अपनी एमसी तभी देखती है कि वो बोलता है कि तुम यहाँ पे शांत रहो, मैं तुम्हारे ऊपर अभी अभी जो मैजिक करता हूँ और तुम्हें ठीक कर देता हूँ। उसके बाद में ये मैजिक कर रहा होता है उसके ऊपर। एमसी बस चुपचाप से देखे जा रही थी और बोली होती अरे नहीं, और अगर ये इसी प्रकार से करता रहा तो मैं इसके यहाँ पे प्यार में पागल हो जाऊंगी और मैं अंत में इसके ऊपर अटैक कर दूंगी। और उसके बाद में तुम्हें पता ही अपनी एमसी क्या करेगी। और एमसी कहती है अगर मैं पागल हो गई तो ये तुम्हारी गलती होगी, समझ गए क्या, ये मुझे लगता है क्या मतलब है तुम्हारा, अगर ये तुम किस बारे में बातें कर रही हो। और ये बोले तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ में हूँ और तुम फिर किसी प्रकार की नॉनसेंस नहीं कह सकती मेरे से, ये झूठा आरोप मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। एमसी कहती हो ये झूठा आरोप। और एमसी और ज़्यादा ठरकी हो रही होती है इस जगह पर, अपने आप को कंट्रोल करती है और बोली थी नहीं नहीं मैं क्या सोचती जा रही हूँ, मुझे शांत रहना चाहिए। और रेमन उसको प्यार से देख रहा होता है, तभी रेमन का ध्यान जाता है कहीं और अपनी एमसी बड़ी प्यार से बोल रही होती है उससे कि हाँ ये सही बात है मेरे ख्याल से, अब मुझे कह देना चाहिए। और एमसी कुछ कहे उससे पहले हमें दिखाया था किसी और महान व्यक्ति का सीन, जिसकी की नज़रें कुछ ऐसी होती है इन दोनों को देख के बोल रहा होता है दो यहाँ पे लैला मजनू, इन दोनों को निकालो यहाँ से, बजरंग लाल वालों को बुलाओ, इसमें डंडे पटवाओ और इन दोनों को निकालो यहाँ से। इनकी नज़रों में कुछ ऐसे लग रहे होते दोनों दोनों निब्बा और निब्बी। और अपने यहाँ पे ये बोल रहा होता है क्या ही बकवास है, वैसे तो इसका नाम डेट है लेकिन इसको डेट करना पसंद नहीं, और वैसे यहाँ पे इसका नाम डेट तो है लेकिन कई जगहों पर इसका नाम यहाँ पे कुछ और बोला गया है, कुछ जगह पर लेट बोल दिया गया है, कुछ जगह पर डेल बोल दिया गया है, तो इसका नाम वैसे डेट ही है लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे डेट ही बोलेंगे हमेशा ही, भले इसका नाम कुछ भी हो जाए। और कुछ समय बाद दिखा देता है ठीक है यहाँ पे कैबिन में, और ये बोल रहा होता है ओह अच्छा क्या ऐसी बात है माय लॉर्ड, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। और अपना यहाँ पर रेवन कन्फ्यूजन में होता है, बोल रहा होता है इसको कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, क्या ये पूछना चाहता है कि यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की दी है, जैसे कि मैं अपनी एमसी को वहाँ पे बढ़िया सी जगह दिखाने के लिए गया था अपना काम वाम छोड़ के, और ये कहता है क्या आप यहाँ पे जो माई लेडी है उनके प्यार में गिर चुके हैं। और रेवन कहता है क्या उसके प्यार में गिर चुका हूँ, और ये कब हो गया। और यहाँ पर रेवन ऐसे ही अपने कमरे में सोचे जा रहा होता है, और रेवन बोलता है कि नहीं उसने जो कहा था मैं उसके बारे में अभी भी सोच रहा हूँ, आखिर ऐसा क्यों कहा था और क्या यहाँ पे क्या हो सकता है। उसको यहाँ पे याद आता है एक बुक के बारे में, और इसी बुक में लिखा होता है इसकी क्या बोलते हैं एबिलिटीज़ के बारे में, और साथ ही साथ उसी मार्क के बारे में, तो ये वही बुक होती है। और ये कहता है कि प्रोटेक्टर जो कि मैं हूँ, और यहाँ पे बकवास कर रहा होता है उस बुक में से, लेकिन मैं बुक में ऐसा नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें सीधा खुलेआम प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ कि ये है एक नंबर का गधा जो कि यहाँ पे अपनी बलि चढ़ाते रहते हैं हर बार प्रोटेक्ट करने के लिए इस एम्पायर को, क्योंकि इनके पास कोई और इंसान है नहीं जिसकी ये बलि चढ़ाकर इस एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके।
मार्क होता है वही इनको पावर देता है इतनी सारी, और ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ ये लोग बस यहाँ पे बलि बनते हैं आखिरी में, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बैरियर को बनाने के लिए, जो कि एम्पायर को प्रोटेक्ट करता है, और उसके लिए अपनी बलि तो देनी पड़ती है। और ऐसा ही हमेशा से होता आ रहा है। ये कहता है कि मेरे यहाँ पे पुश्तों से ऐसा ही होता आ रहा है। और एक बार तो पता नहीं कैसा है 16 साल में ही उन्होंने अपनी बलि दे दी थी, और पता नहीं कैसा इसका जो खानदान है वो आगे कैसे बढ़ रहा है। मेरे को अभी भी इसके ऊपर शक हो रहा है कि कहीं ये अपने खानदान से है या नहीं है। और यहाँ पे बोला होता है वेल ये सीक्रेट जो है मैं किसी को भी बता नहीं सकता हूँ। बस तो बताने वाली क्या ही बात है, लोगों को पता ही चल चुका होगी भाई। हर बार इसकी फैमिली में कोई ना कोई यहाँ पे जल्दी ही मर जाता है। इसकी यहाँ पे फैमिली में कोई भी 40 से ज़्यादा नहीं जी पाता है, ये खुद ही बोल रहा होता है। और ये बोलता है कि एक्चुअली में 40 से ज़्यादा कोई नहीं जी पाता है, लेकिन लोगों को आज तक पता नहीं क्यों शक नहीं हुआ इसके ऊपर। और ये कहता है कि मैं किसी को ये बता नहीं सकता कि क्या चल रहा है, क्या रियलिटी है हमारे यहाँ पे जो पेन के बारे में, जो कि हम लोग हमेशा ही झेलते रहते हैं। और सच में ये बिल्कुल ऐसा है, जो कि सामने से चमकता है लेकिन अंदर से पूरा काला है। और ये यही कह रहा होता है और बोलने लगता है ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड है। और अब मैं क्या बताऊँ, मैं बस चाहता हूँ कि एक बढ़िया सी यहाँ पे ज़िंदगी हो जिसमें कि यहाँ पे मैं चैन सी सांस ले सकूँ, लेकिन मैं कोई भी यहाँ पे किसी के भी प्यार में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को शायद ये अलाउड नहीं है मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जो कि जल्दी ही मरने वाला है। उस समय बहुत दिखाया जाता है, यहाँ पे सैड होता है और अपनी एमसी एकदम चिल बैठ रही होती है। और उसके सामने ही होता है नारू। नारू बहुत ज़्यादा ज्ञान लगा रहा होता है, और साधना में होता है। साधना में यहाँ पे आने के बाद में, आई मीन साधना से निकलने के बाद में, वो कहता है बच्चा मेरे को ज्ञान मिल चुका है, अब मेरे को ये किताब पढ़नी है। और अपनी एमसी कहते हैं वेरी बैड चॉइस, और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस की है वैसे तो, लेकिन वेरी बैड चॉइस। और अपने यहाँ पे नारू कहता है चलो ठीक है आप प्लीज़ मेरे को ये पढ़ के दिखा। और एमसी कहती है हाँ चलो हम लोग वहाँ पे बैठते हैं और मैं तुम्हें ये किताब बता दूँ कि ये कैसी है। और तभी यहाँ पे अपने रेवन की आवाज़ आती है कि क्या चल रहा है इस जगह पर। और एमसी कहती हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अपना रेवन कहता है वेल तुम ये देखो। और ये वही यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है जिसके के अंदर नारू को अडोप्टेशन के लिए मान लिया गया है कि कोई भी बच्चा अगर उसके पास मैजिक वगैरह है तो वो ऐसा कर सकता है। तो अपनी एमसी कहती है वो ये विल। और नारू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात से। और यहाँ पे अपना नारू कहता है थैंक यू आपका इसके लिए, और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा इस जगह पर रहने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। और अपना यहाँ पर रेवन कहता है और नारू तुम जितना मत करो, तुम हमारे साथ में ही रहोगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और नारू यहाँ पर रोने लगता है और बोला था पहली बार है आपने मेरा नाम लिया है और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और तुतला के बोल रहा होता है, लेकिन मेरे से नहीं बोला जाता तुतला के, मैं खुद ही यहाँ पे तुतला जाता हूँ उसके बाद में। और रेवन कहता है बेल बहुत ज़्यादा बढ़िया और तुम सही कह रहे हो। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है बेल मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। और यहाँ पे आपने पहली बार मेरा नाम लिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन रो रहा होता है। और ये कहता है अरे नहीं मैंने बच्चा रुला दिया। उसके बाद उसको गोदी में ले लेता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम खुश रहोगे। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखूँगा और तुम्हें बिल्कुल प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम हमारे जो गार्ड है उसके यहाँ पे हिस्सा हो, तो अब तुम जाओगे मॉन्स्टर को मारोगे कुछ समय बाद। और अपनी एमसी कहती है ऐसा लगता है तुम्हें बच्चे यहाँ पे खिलाने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। और ये कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे उसको बड़ी प्यार से बोल रहा होता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे कुछ एंजॉय करना चाहोगे। तो यहाँ पे ये कहता है वेल एक्चुअली मैं और एमसी कह रही तुम्हें उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो कि यहाँ पे तुम कर सकते हो अभी। और यहाँ पे उस बुक को रीड करने के बारे में कह रहा होता है। कुछ समय बाद दिखाया था, ये इसको बता रहा होता है कि कहानी में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे वही बताता है कि नाइट था एक यहाँ पे, और एक साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं सेंटेंस थी। सेंटेंस ने दुनिया बचाई, यहाँ पे जो नाइट था उसने भी दुनिया बचाई। उसके बाद में जो नाइट और सेंटेंस थी वो एक दूसरे से शादी कर लिए। उसके बाद में जिंदगी झंड, और यहाँ पे दोनों दुनिया यहाँ पे देखने के लिए निकल चुके थे। और ये बोला था माय गॉड कितनी ज़्यादा कमाल की स्टोरी है, और मैं भी आगे चल के एक बढ़िया सा नाइट बनूंगा और मैं बचाऊंगा दुनिया को, मैं बनूंगा हीरो, एक नंबर का हीरो। और एमसी कहती पहले ये सच तो नहीं है पूरी तरीके से। और कुछ समय बाद दिखाता है अपने एमसी बोली हुई थी एक्चुअली में उन दोनों ने कभी शादी की ही थी, मतलब की थी नहीं। और अपना रेवन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा और तुम क्या बोल रही हो। और आखिर यहाँ पे तुम बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर सकती हो। और अपनी एमसी कहते हाँ कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, जब तुम खुद ठीक से सोचो जो होली मेडन थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, साथ ही साथ वो यहाँ पे डिवाइन पावर को होल्ड करती थी, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। आखिरकार कोई नाइट उसके प्यार में कैसे गिर सकता है। वो नाइट तो बस यहाँ पे छोटा मोटा सा इंसान होगा जो किसके प्यार में गिरा होगा, ये कोई बेवकूफ़ इंसान हो सकता है मेरे ख्याल से। वो नाइट एक फूल होगा। और अपनी एमसी इस प्रकार से कह रही होती है जैसे यहाँ पे वो नाइट का मजाक नहीं उड़ाना चाहती, बल्कि ये कहती है कि वो रिलेशनशिप थोड़ी यहाँ पे पॉइंटलेस थी। और जिस पर अपना रेवन कहता है मैं इस बारे में क्या ही कहूँ और तुम बच्चों के सामने ऐसा नहीं कह सकती। और अपनी एमसी बोली होती है मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। और बच्चा तो चला जाता है वहाँ से। एमसी बिल्कुल सैड होती है
और कहते हैं कि वेल अब तुम भी लोग ही सोच रहे होगी कि आखिर मेरे को इस बारे में कैसे पता है। तो एमजी कहते हैं वेल एक्चुअली मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे मिल चुकी हूँ उसको, और मैंने उससे बातें भी की है। और ये बोल रहा था क्या सच में अभी दिखाया था इसकी पास्ट लाइफ का सीन। यहाँ पे कहता है कि सेंटेंस मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे प्यार में गिर जाइए, हमारे साथ में बच्चा पैदा कीजिए। आप क्या सोचती है इस बारे में। वो सेंटेंस होती है वो उसके सामने उस खड़ी होती है और अभी अपनी एमजी बोली होती है हाँ मैं मिल चुकी हूँ क्योंकि हम पिछले जन्म में सेंटेंस और वो नाइट थे। और अपनी एमजी का इस प्रकार से यहाँ पे बातें सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता है। एमजी कहती है वेल अगर मैं उसको सच बता भी दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपनी एमजी ये बोली होती है कि अगर यहाँ पे मैंने सच बता दिया इसके यहाँ पे खुलेआम पूरे प्रूफ के साथ में तो भी ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और यहाँ भी हंस रहा होता है और बोला होता है क्या नॉनसेंस है, मेरा तो यहाँ पे हंसी नहीं रोक रही है, मैं साथ हंस हंस के ही मर जाऊंगा इस जन्म में। और यहाँ पे तुम मेरी डेड बॉडी को ही देखोगी, मतलब मैं मरते हुए भी हंसता रहूंगा और क्या ही मजाक है। और अगले ही पल बोलता है हाँ इसके बाद में ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है। अब ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे लिए काम का, और इसलिए ये सब मोह माया है, इसको छोड़ के मैं चला इस दुनिया को छोड़ के। और एमजी कहती हाँ क्या ही नॉनसेंस है, मुझे ऐसा ही लगा था कि यही सोचेगा और अब मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। एमजी कहती वेल एक्चुअली मैंने एक नाटक देखा था, उसके अंदर ऐसी स्टोरी वगैरह थी तो मेरे को वहीं से ये रेफरेंस मिलेगा। और ये कहता है अच्छा नाटक, और वैसे अगर इस बारे में तुम कहना चाहती हो तो मेरे ख्याल से हम लोग को देखना चाहिए एक नाटक बढ़िया सा। और एमजी कहते हैं नाटक वाटक नहीं था वो, बस मैं रियलिटी में सब देखी थी। और अपना यहाँ पे रेवन कहता है वेल कुछ समय बाद में यहाँ पे एक बढ़िया सा नाटक होने वाला है तो क्यों ना हम लोग चलें उसके अंदर। और एमजी कहते हैं हाँ जी बढ़िया रहेगा लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन के ऊपर ये चलना चाहिए जैसे कि तुम्हारा बर्थडे, और क्यों ना हम तुम्हारे बर्थडे के ऊपर ये सब वहाँ पे चलें। और ये बोला तो क्या मेरा बर्थडे, और ये थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि वेल एक्चुअली मैंने कुछ और प्लान किया है अपने बर्थडे के ऊपर और मेरा ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं है। तो एमजी कहती है क्या सच में, और ये थोड़ा स्माइल करता है और यहाँ पे बोला होता है हाँ सच में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो एमजी कहते हैं फिर ठीक है मैं भी ऐसा नहीं करूँगी लेकिन हम लोग चलेंगे उस जगह पर। और यहाँ पे दिखाया था नोटी एम्परर जो कि कुछ गंदी सी हरकतें कर रहा होता है और ये पिक्चर एक्चुअली में बनी होती है एक गिफ्ट के ऊपर। और अपना रेवन कहता है ओह माय गॉड वो घटिया यहाँ पे मैजेस्टी उसने अपनी पिक्चर को इसके यहाँ पे ऊपर छापा है इस पोस्ट के ऊपर, और मैं कहता हूँ कि उसको यहाँ पे काट डालो और उसका यहाँ पे पोपट बना दो। और ये बोला होता है ओह माय गॉड मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे मैजेस्टी। और इसके बीच में ऐसे ही कुत्ते बिल्ली वाला चलता रहता है। मैजेस्टी हमेशा इसकी लेने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ये कुत्ता इसके साथ में तो मैं खेलूंगा और इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा। और रेवन कहता है मैं वो कुत्ता हूँ जो अपने मालिक को भी काट सकता है। और ऐसे इनके बीच में बकवास चालू होती है। खैर तभी ये बॉक्स होता है उसको खोल के देखता है और उसकी आंखें चमकने लगती है और बोल लेता हूँ माय गॉड इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ कैसे कोई भेज सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि मस्ती की पूजा की जानी चाहिए, उनको यहाँ पे वरदान देना चाहिए यहाँ पे हमें हज़ारों साल जीने का, और वो सच में यहाँ पे हज़ारों लाखों साल जीना डिजर्व करते हैं। और तभी कहता है क्या तुम्हें पसंद है पीना दारू, और अपनी एमसी को दारू पिलाने के लिए इन्वाइट करता है। कुछ समय बाद दिखाया था दारू के दीवाने यहाँ पे दारू लेके बैठे होते हैं और ये बढ़िया से एकदम इस्तेमाल करके पी रहा होता है। एमसी से कहता है वैसे क्या तुम्हें पसंद है दारू। एमसी कहती है वेल क्या तुम हमेशा ही ऐसा पीते रहते हो। अपनी एमसी यहाँ पे बताती है कि एक्चुअली मुझको इतना यार दारू पीना पसंद नहीं है। दारू नहीं रे बाबा दवाई है, मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या, दवाई है रे। वेल ये थोड़ा ब्लर वगैरह दिख रहा होगा इमेज में तो यहाँ पे इसलिए है रहा है क्योंकि मैंने एक और वेबसाइट से लिए थे ये फोटोज तो उसमें थोड़ा बहुत ब्लर वगैरह था। और अपनी एमसी कहती है अच्छा वैसे इस बारे में क्या ही बताऊं। और वेल अब मेरे को दारू पीना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन इस लाइफ में मैंने इतनी ज़्यादा पी नहीं है, मैंने बस एक दो सिप लिए थे उस पार्टी के अंदर, नहीं तो पिछली लाइफ में तो मैं एक नंबर की टल ली थी, भले ही मैं एक्सेंटेंस थी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पी है। और अपनी एमसी कहने लगती है वैसे मुझे पता नहीं कि कैसा लगता है लेकिन एमसी जब जैसे पीती है तो वो बोलने लगती है ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट करता है। और मेरे को तो मज़ा आ गया इस टेस्ट को देखकर। और यहाँ पे बोला था हाँ मुझे पता ही था और तुम्हें दारू पसंद आई है और तुम्हें यहाँ पे और ज़्यादा पीना चाहिए, ये उसको और ज़्यादा पिला रहा होता है। एमसी ऐसे पी जा रही होती है, कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है एमसी पूरा बोतल ही उठा लेती है और यहाँ पे बोतल उठाने के साथ ही इसके कपड़े निकाल लेती है और बोली थी उड़ रहे और अब मेरे को मजा आएगा खूब ही। और यहाँ पे अपने भी कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले कर लिए होते हैं और ये बोला अरे नहीं मेरी इज्जत आखिर चीज़ है यहाँ तक कब पहुँच गई और ये मेरी इज्जत उतार देगी इस जगह पर। और अपनी एमसी कहती है मज़ा आ गया और वो पूरी की पूरी जो बोतल होती है उसको खाली कर देती है एक बार में और सेट हो जाती है क्योंकि बोतल खाली हो चुकी है। तो बोली होती है चलो ठीक है और पिया जाए। और अपनी एमसी एक और बोतल उठा रही होती है तो यहाँ पे ये मना कर रहा होता है उसको। एमसी तभी उसकी ओर देखती है और यहाँ पे उसकी बॉडी होती है उसकी ओर देखे जा रही होती है बड़ी गंदी नज़रों से। और एमसी कहती है ये चीज़ हाँ यही तो, और तुम्हारी बॉडी थी हर बार मेरे को इतना ज़्यादा अटैक करती है कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाली थी। और यहाँ पे ऐसे चिल्ला के बोली होती है जैसे कि इसी की गलती है कि ये हमेशा ही ऐसी बॉडी रखता है। और यहाँ पे ये भी पूरा शौक हो जाता है, बोला था क्या मतलब इसका, आखिर मैं क्या मतलब समझूँ। और एमसी बोली होती है हाँ मैं भी क्या बोलती रहती हूँ और इस घटिया बॉडी के चक्कर में मैं हमेशा यहाँ पे
इसके प्यार में पागल हो जाती हूँ। और अंत में मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, और ऐसे ही अपने हम से उसके ऊपर चिल्ला रही थी। और उसके बाद हम बोलती ही चलो ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं और ज़्यादा नहीं रोक सकती, और अब मैं बदला लेके रहूँगी। और यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ रही होती है। एमसी कहती है ये तो मैं करके रहूँगी, लेकिन रेवन कहता है प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मेरे को बख्श दो, प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा मत करो। लेकिन अपनी एमसी उसकी छाती को पकड़ लेती है और बोल रही थी हाँ अब तुम्हें कोई नहीं बुझा सकता मेरे से। और अपना अब रेवन कहता ही नहीं, अब ये बहुत हो चुका है, अब और नहीं। उसके बाद में अपनी एमसी को उठाकर नीचे पटक देता है और बोल होता है अब मैं करूँगा और तुम बस देखोगी, तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। एमसी को बोला होता है और बोलता है हाँ अब मैं यहाँ पे तुम्हें देखता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो, ये लिमिट के बाहर है। और अपनी एमसी ऐसा शर्मीला फेस बना रही होती है, उसको देख कर ये और ज़्यादा शर्मान लगता है और बोला तो अरे नहीं, और यहाँ पे अपने दिल को काबू करो, मुझे अपने दिल को काबू करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बोला ये पागलपन चल रहा है, लेकिन अपने आप के ऊपर कंट्रोल करो। लेकिन अपनी एमसी का फेस होता है, उसके चक्कर में कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और वो लगता है नहीं, और अपने आप को यहाँ पे शांत रखो। और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बता चुकी है, तो बस मेरे को एक बात बताओ। और अपनी एमसी से सवाल पूछ लगता है और एमसी से पूछता है क्या तुम सच में मेरे को प्यार करती हो। और एमसी थोड़ा शांत होती है और बोली थी हाँ मैं करती हूँ। और कुछ समय पहले का सीन दिखाया था जब अपनी एमसी ने शादी नहीं की थी। एमसी कहती वेल मेरे दिल में हमेशा ये रिग्रेट रहा है कि मैं यहाँ पे इसके सवाल होता है उसका जवाब दे सकूँ। और ये पिछली लाइफ का सीन है, यहाँ पर ये बोलता है कि आई लव यू, क्या तुम मेरे से शादी करोगी, प्लीज़ मेरे से शादी कर लो। यहाँ पे सेंटेंस कहती नहीं मेरे को नहीं करना। और एमसी ऐसा बोल दो यहाँ पे मुंह मोड़ लेती है और बोली थी नहीं करनी मेरे को। लेकिन रेवन उसके पीछे पड़ा होता है, बोला था प्लीज़ शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और यहाँ पे हमेशा ही अपनी एमसी वो कहती है कि उसने हमेशा ही मेरे को प्यार किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में वो हुआ जो कि यहाँ पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। और अपनी एमसी बोली थी मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। और ये भी उसको प्रपोज मारा था फिर से। एमसी यहाँ पे कहती है कि वेल मैं नहीं कर सकती, मैं मना करती हूँ, और अब यहाँ पे चली जाती है। और एमसी कहती है कि शायद यहाँ पे वो पनिशमेंट थी जिसके चक्कर में ये सब हो रहा है, कि ये शायद मेरी पनिशमेंट थी यहाँ पे मना करने के लिए उसको। और यहाँ पे एमसी कह रही थी मैं माफ़ी चाहती हूँ। खैर यहाँ पे अपना रेवन बोलने लगता है कि मैं अब क्या ही बताऊँ, मेरे को कोई और मिल चुकी है, तो यहाँ पे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं चलता हूँ और किसी और को यहाँ पे शादी के लिए पूछूंगा। और एमसी वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे इसको कोई और मिली नहीं होती एक्चुअली में। एमसी कहते ये बुलाया ना जा सकने वाला एक रिग्रेट जो कि मेरी ज़िंदगी में रहा है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ही डिसअपॉइंट हो जाए, लेकिन ये हमेशा यहाँ पे हर दिन उसको यहाँ पे परेशान करता रहता है। एक समय बात दिखाता है, एक इंसान इससे बोला होता है ये सब तुम्हारी गलती है, क्या तुम उसको रोक नहीं सकती थी उस जगह पर, और आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और ये सारे लोग अपनी एमसी से बोले होते हैं प्लीज़ उसको रोकी अब जाकर। और अपनी एमसी कहती क्या हुआ और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और ये कहता है कि शायद आपको पता है ऑलरेडी ही, लेकिन आप ऐसी दिखा रही हैं जैसे कि आप यहाँ पे नहीं जानती, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है आपकी बजाय ताकि वो बैरियर को बना सके। और यहाँ पे ये सच में बहुत ज़्यादा गलत है, आपको उसे रोकना चाहिए था, जबकि आपको ये सब के बारे में पहले से ही पता था। और अपनी एमसी कहती क्या। और यहाँ पे तभी उसको पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कुछ समय बाद एक चर्च के अंदर अपनी एमसी अकेली वो खड़ी होती है और बोली होती है अरे नहीं, और सच में इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, और मुझे आइडिया तक नहीं लगा कि मैंने क्या कर डाला। और अपनी यहाँ से ज़मीन पर बैठ जाती है और बोली होती है मैं तो महापाप कर डाला, और सच में, और अगर मैं एक बार कह सकती यहाँ पे आई लव यू तो मैं सच में पक्का कहती और मैं तुम्हें हाँ बोल देती। और अपनी एमसी को वही याद आ रहा होता है किसने मतलब इसने कितनी बार बोला था आई लव यू। यहाँ पे वैसे चल गया रहा है, जो रेवन था उसने उसको 1000 बार बोला कि एक्चुअली में वो उससे प्यार करता है, लेकिन अपनी एमसी ने उसकी बातों को कभी भी नहीं माना, भले अपने दिल में मानती होगी। लेकिन जैसे उसने एक बार बोला कि यहाँ पे उसको कोई और लड़की मिल चुकी है, एमसी ने फटाफट से मान लिया कि उसको कोई और लड़की मिल चुकी है और उसको छोड़ के भी चली गई। ओह माय गॉड, क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है, क्या प्यार सच में सच्चा था या फिर उसके बीच में कोई यहाँ पे गधे का बच्चा था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और एमसी कहती है वेल मैं क्या ही बताऊँ, मेरी ये सारी गलती है। और ऐसा बोलती है, वो चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है ये सारी मेरी गलती है और मैंने क्या कर डाला, मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ और प्लीज़ कोई आके इसको ठीक करो। लेकिन अब तो पोपट हो चुका था और अभी का सीन दिखाया था, अपनी एमसी का ये हाथ पकड़े होता है और एमसी कह देखती हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और अपनी एमसी कहती कि हाँ मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ में डिसाइड किया था कि अगर यहाँ पे फिर से मेरे से सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब हाँ मैं दूंगी हमेशा ही, चाहे कुछ भी हो। और ये थोड़ा शौक हो जाता है और ये बोल रहा होता है क्या तुम मेरे से प्यार करती हो सच में। और ये पूरा शौक हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इसको तो प्यार चाहिए ही नहीं था, ये यहाँ पे सोच रहा था कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज बनाएगा जिसको भी वो बाद में तोड़ देगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि यहाँ पे उसके पास वाइफ भी होगी, कोई उसको फोर्स नहीं करेगा और आराम से वो लाइफ को चैन से जिएगा और यहाँ पे चैन से मर जाएगा क्योंकि उसकी मौत जल्दी ही होने वाली थी। अपनी एमसी दिखाया यार एक कमरे के अंदर मायूस बिल्ली बन के बैठी हुई होती है और बोलने के तैयार है नहीं मैंने क्या कर डाला कल रात को, और मुझे सच में दारू पीकर यहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं इतनी दारू को इंजॉय नहीं कर सकती। और सच में ऐसा लगता है कि जो
जो हिज मेस्टी हैं उन्होंने जो किया है उसके बाद में तो जो हिज मेस्टी है उनको यहाँ पे हेल में एक इसकी स्पेशल जगह मिलेगी। यहाँ पर बस जो हिज मेस्टी हैं उनको ही परेशान किया जाएगा दारू पिला कर। और अपनी एमसी कहती है सर जो भी इस कांड के पीछे था उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और अपनी एमसी कहती है मैंने सच में क्या कर डाला और यहाँ पे मैं क्या ही सोच रही थी। और उसका रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या सच में कि ऐसी बात है क्या। और एमसी पूरा यहाँ पे बोलती है कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ इस बारे में। तभी एक नाइट आता है और बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। और यहाँ पे थर्ड कमांडर फर्स्ट कमांडर दोनों आए होते हैं। और थर्ड कमांडर बोलता है कि ये लीजिए आपके लिए, मैंने सुना है कि आप दोनों यहाँ पे पी कर टल्ली हो चुके थे कल रात को, तो इसलिए मैं आपका नशा उतारने के लिए नशा उतारने वाली दवाई लेके आया हूँ। और अपनी एमसी कहती है सच में और ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी था और थैंक यू इसके लिए। और क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या मैं खुद यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उनको ये दवाई आके दे सकती हूँ। और जिस पर अपना मन में सोचने लगता है कि क्या इनके बीच में कोई लड़ाई वगैरह हुई है, तो यहाँ पे ये मेरे से मांग रही है। वैसे तो यहाँ पे ये डायरेक्ट भी जा सकती है तो मेरे ख्याल से इसको दे ही देना चाहिए। और मुझे लगता है यस आप जा सकती है और आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करना चाहिए ताकि जो यूनिवर्सिटी है उनका नशा उतर जाए। और वो नशा आप दोनों के साथ में यहाँ पे एक दूसरे के साथ में रहने से हुआ है साथ से। और जो बीच में यहाँ पे जो फर्स्ट कमांडर था वो कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन थर्ड कमांडर उसको रोक कर निकाल देता है वहाँ से और बोलते हैं बच्चों को बड़े के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ऐसी गंदी गंदी बात है बच्चों के मुँह से ठीक नहीं लगती। और बेचारा 17 साल का बच्चा यहाँ पे निकल जाता है। और अपनी एमसी कहते ही वेल अब मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। और यहाँ पे पहुँच जाती है उसके रूम के आगे और बोल रही थी कि आप यहाँ पे अंदर है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और यहाँ पे गेट खोल के उससे बोली होती है, ये बोला होता है हाँ तुम अंदर आ सकती हो और तुम अगर ठीक से देखेगे तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा बहुत ज़्यादा काम पड़ा है यहाँ पर, ये नशे में यहाँ पे है और काम कर रहा है। मतलब क्या ही महानता है इसकी, मतलब नशे में जाके अगर उसने कोई ही डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे गलत तरीके से साइन कर दे या उसको यहाँ पे मना कर डाला या जो गलत डॉक्यूमेंट है उसको हाँ कर डाला तो क्या होगा पूरे देश का, पूरा देश तो डूब जाएगा। मतलब इन दोनों के प्यार के चक्कर में पूरा देश गया तेल लेने। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और अपनी एमसी कहती है वेल मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। और अब यहाँ पे बड़ी शांत होती है और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी वेल कल रात के बारे में एक्चुअली में। और ये कहता है क्या तुम यहाँ पे कुछ और बोलना चाहती हो, तो एमसी कहते हैं कि पहले मुझे कुछ भी याद नहीं कल रात के बारे में कि क्या हुआ था, मैं माफ़ी चाहती हूँ और अगर कुछ हुआ था तो मेरे को ठीक से पता भी नहीं इस बारे में। और ये पूरा शौक हो जाता है और थोड़ा बहुत इसको शक हो रहा होता है कि यहाँ पे इसने झूठ बोला है। खैर ये आगे बढ़ता है और बोला था अरे कुछ नहीं और मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। खैर वो दारू छुड़ाने वाली दवाई के ऊपर अपना हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन तब इसको कुछ करंट वगैरह मिलता है और यहाँ पर करंट लगने के साथ ही उसको अपनी एमसी पिछले जन्म वाली याद आती है और बोला था अरे नहीं क्या हुआ है। और उसके यहाँ पे मूवमेंट होते हैं याद आ रहे होते हैं उसको और इसी के चक्कर में लग जाता है इसको झटका और गलती से पूरी प्लेट ही गिरा देता है वहाँ पर। और ये लगता है नहीं वो क्या था और अचानक से क्या हो गया। और अपनी एमसी को यहाँ पे देखे जा रहा था शौक में और बोला था आखिर ये था क्या। एमसी को थोड़ा बहुत यहाँ पे चोट लग गई थी और बोल रहा मैं वहाँ भी चाहता हूँ अगर आपको कोई चोट लग गई है, लेकिन एमसी उस बात को इग्नोर करती है। और उसके बाद में जाके वो सामान होता है उसको गिर चुका होता है उसको उठा रही होती है और बोलती है कि वेल मैं क्या ही कर सकती हूँ, यहाँ पे दवाई थी वो तो गिर चुकी है और सारा कबाड़ा हो चुका है, ये काम में नहीं आने वाली। अब उस समय बाद दिखाया था यहाँ पे इसका सीन जो कि आराम से देख रहा होता है सीन को और उसकी बातों भी याद कर रहा होता है कि अपनी हमसे ने कहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो इस पर अपना रेवन कहता है वेल मैं यहाँ पे ठीक से बता सकता हूँ कि वो पक्का ही झूठ बोल रही होगी, मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। और जब उसने हाँ बोला था वेल यहाँ पे मैं बंधा हुआ, मैं किसी भी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता इस प्रकार से, मतलब उससे प्यार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे जीवन भर रिग्रेट में जिए कि उसने मेरे से प्यार क्यों ही किया था। और यहाँ पे ये ऐसे ही सैड होता है और बोला था वेल मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। मुझे यहाँ पे मना करना चाहिए था उसको उसी समय पर, लेकिन यहाँ पे मैं भी चुप था, शायद ऐसी कुछ बात है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर डीप डाउन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरे दिमाग के साथ में। और तभी इसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है, ये देखता है कि यहाँ पर नारू भाग के जा रहा है कहीं पर और ये बोल रहा होता है नारू। और अपना जो नारू होता है वो यहाँ पर कुछ देख के बोलता है कितना ज़्यादा बड़ा है। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है और बोलने लगता है ये शैतान बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे अपना पीछे से रेवन आ जाता है और बोलने लगता है हे बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी आधी रात को, और यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी लवर से मिलने जा रहे हो। इसको टीज कर रहा होता है। खैर अपना नारू बोलता है नहीं नहीं वेल एक्चुअली मैं तो यहाँ पे एक फ्लावर देखने आया था जो कि रात को चमकता है। और ये रेवन कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे नाइट ब्लॉसम के बारे में बात कर रहे हो। और नारू कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बातें कर रहा हूँ और क्या आपको भी देखना है, चलिए यहाँ पे साथ में चलते हैं। और ये कहता है हाँ हाँ चलो मैं तुम्हें लेके आता हूँ। और वो ये है उसके सामने बहुत ज़्यादा बढ़िया सब फ्लावर्स होते हैं और ये बोल रहा था ओ माय गॉड कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और अपना नारू बहुत ज़्यादा खुश था, जिस पर रेवन कहता है अच्छा ठीक है अगली बार हम लोग घोड़े पर आएंगे इस जगह पर और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस पर नारू कहता है हाँ बहुत ज़्यादा ही। और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल
का रहेगा ना। और तभी रेवन उसको देख लेता है इस प्रकार से। फिर वो पूछता है आखिर तुम पहले यहाँ पे जाना क्यों चाहते थे इस जगह को छोड़कर, जिस पर थोड़ा नारू सैड हो जाता है और वो कहता है दरअसल वो, और उसको याद आता है कि वो कैसे जाना चाहता था। और यहाँ पे कहता है कि दरअसल जब मैं इस जगह पर था तब लोग बहुत ज़्यादा ही सैड हो चुके थे और वो आपस में ही लड़े जा रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे चक्कर में आपस में ही वो लोग लड़ें और ऐसी हरकतें करें, इसलिए मैं बस चला जाना चाहता था इस जगह से। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे चक्कर में परेशानी में आए। और ये कहता है क्या तुमने हमारी बातें सुन ली थी, और इस पर नारू कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब है कि उसने सुन ली थी और इससे रेवन परेशान हो जाता है। और रेवन कहता है वेल अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे चक्कर में ये बच्चा इतना ज़्यादा परेशानी में आ चुका है और मैंने इसको और भी ज़्यादा सैड कर दिया है। और साथ ही साथ जो मैंने बातें इसके बारे में करी थी उसके बाद तो ऐसा लगता है कि मैं ही इसका सबसे बड़ा यहाँ पे जिम्मेदार हूँ। और सैड होने लगता है। तभी जो नारू होता है वो उसको आगे आता है और गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि अगर कोई इंसान सैड हो तो उसको जाके गले लगा लो, वो खुश हो जाएगा। और अपना रेवन भी वो इस बात से खुश हो जाता है और वो कहता है हाँ तुम्हारी मम्मी सही कहती थी। और उसके बाद में तो अपना रेवन बोलने लगता है वैसे तुम चिंता मत करो अब, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे वापस लेके आ चुका हूँ तो तुम खुश हो ना। तो बोलने लगता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमें उस दिन का सीन दिखाया था, यहाँ पर ये नारू आ चुका था उसके वापस अपने घर में। तो यहाँ पर तभी अपना रेवन आता है और वो रेवन कहता है क्या तुम हमारे साथ में वापस लौटना चाहोगे अपने यहाँ पे दूसरे घर पर। तो ये कहता है हाँ जरूर। और अपना नारू अभी कह रहा होता है वेल यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है पढ़ने के लिए, तो मेरे पास अभी फालतू बातों का टाइम नहीं है, तो क्यों ना हम लोग चलते हैं। और ये कहता है हाँ, और अब तुम क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा समझदार लगने लगे तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग यहाँ पे आराम से साथ में चले और साथ में सोएंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा ना आज की रात। और ये बोल रहा है हाँ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। और अपना रेवन कहता है तो यहाँ पे ये छोटा बच्चा जब इतनी सारी चीज़ें कर सकता है खुद से ही, तो आखिर मैं क्यों हार मान रहा हूँ, मैं क्यों उन चीज़ों से भाग रहा हूँ। तो मैं भी अब सीधा इस बात को यहाँ पे जाके उससे कहूँगा और उससे पूछ लूँगा, इस बातों को सीधा निपटाते हैं ना सीधा ही। और अभी चला जाता है रेवन। खैर अभी दिखाया था अगले सुबह यहाँ पर की दो यहाँ पे लकड़ी की तलवारें एक दूसरे से टकरा रही थी। नहीं ये एमसी और रेवन नहीं है बल्कि रेवन और डेट है। और डेट पता नहीं इसके पीछे इतने सारे फ्लावर्स क्यों लगा रखे हैं राइटर ने। और राइटर ने आजकल ऐसा लगता है गांजा फूंक लिया है फ्लावर्स के साथ में ही, अलग फाइट चली होती है। ये दोनों लकड़ी की तलवार से लड़ रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि ये कोई लोहे की तलवारें हों। और लोहे की तलवारें भी अगर इस जगह पे होती तो इतना यहाँ पे दम लगाने के बाद में वो भी टूट जाती। और तभी दिखाया था जो अब एक तलवार उड़ जाती है हवा में और ये कोई और की नहीं होती, डेट की होती है। और पता नहीं उसके बाद में ये लड़कियों जैसे पोज दे रहा था। खैर तभी अपना डेट कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम काफ़ी थके थके लग रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आई। तो जिस पर उस टॉवल को पकड़ते हुए कहता है वेल कुछ नहीं यहाँ पे तुम्हारा थैंक यू, और मेरे को नींद तो आती है आजकल। और उसको देख के कहता है ऐसा लगता तो नहीं इसको नींद आती होगी। और यहाँ पे कहता है नहीं मुझे बढ़िया से नींद आती है, तुम क्या ही बोल रहे हो। और यहाँ पे अपना डेट कहता है इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि इसके बीच में और जो प्रिंसेस है उसके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है झगड़ा वगैरह। और अपने मन में सोचता है आखिर क्या ही यहाँ पे अजीब बात है, इनके बीच में प्रपोजल यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज हुई है, तो आखिर इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते हैं, एक दूसरे का यूज़ करो और काम तमाम। और अभी कहता है कि भले ऐसा लगता है कि अगर घोड़े घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो उसका ऐसा ही हाल है कि यहाँ पे एक घोड़ा घास से दोस्ती कर रहा है, इसके साथ में अलग ही चल रहा है। मैं से ठीक है अब जो भी पार्टी वगैरह का इंतजाम था वो मैं खुद देख लूंगा और तुम्हें बस उसके ऊपर साइन कर देना है, तुम समझ गए ना। और यहाँ पे उन लोगों को भी देख लूंगा जो कि आसपास तोरी तबाही मचाने वाले हैं। जिस पर अपना रेवन कहता है क्या ये ठीक रहेगा, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो ये कहता है समझ में नहीं आता क्या, मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम अपना काम करोगे जो कि बस तुम करना चाहते हो या फिर तुम कर सकते हो बस तुम्हारा खुद का काम, तो वो ठीक रहेगा। तुम्हें यहाँ पे जरूरत नहीं है दूसरे का काम करने की, तो यहाँ पे ठीक है अपना ही काम करो बस। और अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें वो लिस्ट ला के दे दूंगा और उसके बाद में तुम उस चीज़ का जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। और अपने मन में कहता है वेल पता नहीं क्या ही चल रहा है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे ध्यान भटकाने वाली है, वो है कि जो मेट्स हैं उसको देख के बोल रही होती है लेडी केट आप कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे कि मैंने बोला था इसका नाम राइटर बिगाड़ता रहता तो इस बार इसने केट कर दिया है और साथ ही साथ लेडी भी लगा दिया उसके आगे। और ये बोल रही होती है ओह माय गॉड लेडी केट हमारी ओर देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। और उसका मजाक उड़ा रही होती है एक्चुअली मुझे। और अभी यहाँ पे बोला होता है ओह माय गॉड क्या ही चल रहा है। ऐसा लगता है कि जो रॉयल फैमिली के सर्वेंट्स है वो कुछ ज़्यादा ही अपना मुँह चलाते हैं और यहाँ पे लॉयल नहीं है बिल्कुल भी। और अभी दिखाया था अपना ये कहता ही चलो ठीक है अब समय आ चुका है उन लोगों को निपटाने का जो कि यहाँ पे फालतू में तमाशा खड़े करने वाले थे। और अभी दिखाया था किसी की मेमोरी में इसमें यहाँ पे की कोई यहाँ पे लड़की होती है जो कि किसी का गला दाब रही होती है और वो कहती है आखिर तुम मेरे से प्यार क्यों नहीं करते, क्यों मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया था लेकिन तुमने अभी तक मेरे से प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे शादी की थी लेकिन तुम हमेशा ही यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं इग्नोर मारते रहते हो मेरे को, मुझे यहाँ पे प्यार चाहिए लेकिन तुम कभी भी मेरे को प्यार नहीं देते। कह रही है उसके पति के बारे में बोली होती है इसका गला दबाते हुए। और कहता है नहीं मुझे सांस नहीं मिली, मुझे क्या करना चाहिए। और उसकी मदर बोलती है कि मैं सोचती हूँ काश मेरी उसके साथ में शादी हो ही नहीं होती और यहाँ पे मैं शादी नहीं करती
उससे, मैं उसके प्यार में नहीं करती, कितना ज़्यादा अच्छा रहता। और ऐसे ही बस सोच रही होती है और वो रोने लगती है और अपना रेवन कहता है कि प्लीज़ मदर रोइए मत। और यहाँ पे उसके बाद में कहता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदर के चेहरे पर एक स्माइल लेके आओ। और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अभी वो रियल वर्ल्ड में आता है और वो कहता है अरे नहीं, मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लगता है कि आजकल मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ अपने काम के अंदर ही। और ये काम ही कर रहा था और ये कहते हैं कि अभी बहुत सारे काम पड़ा हुआ है तो मेरे को इसको भी निपटाना है, मैं ऐसा यहाँ पे हार नहीं मान सकता। और साथ ही साथ सोचने लगता है कि आप मुझे यहाँ पे उस बात को निपटा देना चाहिए जो कि इज़ेलिया के साथ में इसकी हुई है। तो वो बोलने लगता है चलो चलते हैं इज़ेलिया के पास में। और ये आ भी जाता है इज़ेलिया के पास में और कहता है कि इज़ेलिया क्या तुम यहाँ पर हो, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। और एमसी कहते हैं कि सही समय है, ठीक है फिर मैं आ रही हूँ। और अपनी एमसी आ जाती है बाहर और वो बोलने लगती है वैसे इससे पहले कि तुम अपनी इंपॉर्टेंट बात कहो, मुझे भी तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है। वो बात जो है कि दरअसल तुम्हें पता ही होगा, कल मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता है कल रात के बारे में, लेकिन अभी अपनी एमसी कहती है मुझे पता है जो भी हमारे बीच में हुआ था और मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और अपना यहाँ पे रेवन पूरा शौक हो जाता है और वो कहता है चलो ठीक है, अब तुम यहाँ पे सच तो बता रही हो, तो मेरे साथ में यहाँ पे सच्ची तो हो रही हो। एमसी थोड़ा शौक होती है और फिर शर्मा तो ये कहती है हाँ एक्चुअली में ये सच बात है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बाकी सारी बातें भी सच है। और यहाँ पे रेवन थोड़ा सैड हो जाता है। एमसी कहती है हाँ मैंने सच कहा है अभी, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि तुम अभी भी जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है उसको कंटिन्यू रखो और प्लीज़ तुम उसको कंटिन्यू रखना। और इस बात से ये थोड़ा परेशान हो जाता है और याद करता है कि इसने कितनी बार अपनी एमसी का दिल तोड़ा है, ये कहते हुए कि ये तो बस हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, हम लोग एक दूसरे से प्यार तो करते नहीं हैं और अगर ऐसा हुआ हम लोगों ने प्यार किया तो मैं इस मैरिज को तोड़ दूंगा। और वो कहता है हाँ अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने अनजाने में कितना ही बार इसका दिल तोड़ दिया है और सच में ये बहुत ज़्यादा सैड है। और अपनी एमसी के बारे में सोचे जा रहा होता है, कह रहे एमसी कहते हैं कि हाँ तुम समझ गए होगे। और ऐसा थोड़ा आंखें चुरा रही होती है और वो कहते हैं कि वेल एक और बात है, दरअसल मैं चाहती थी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे को जाने। और यहाँ पे तुम जानते ही होगे एम्पायर में लड़कियों की सिचुएशन कैसी है। एम्पायर में लड़कियों को बिल्कुल इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है जैसे कि जो बच्चा पैदा करने वाली मशीन हो, बस शादी की बच्चा पैदा किया फिर उसके बाद में उनको कोई नहीं पूछता, बस लोग इंतजार करते हैं कि कब वो मरेंगी और वो कब एक अगली शादी करेंगे, ये बहाना मारते हुए कि उनकी पिछली बीवी मारी जा चुकी है। और ऐसा ही वो लोग करते हैं। और अपनी एमसी कहती है दरअसल तुम्हारे आने के बाद में ये चीज़ें चेंज हुई हैं, तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज की हैं। जैसे कि यहाँ पे बात हुई ब्रूई के बारे में, जो यहाँ पे डचनेस ब्रूई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और जो डचेस थी वो बोलती हैं कि तुमने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना है वुमेंस को। और ये कहता है क्या सच में, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ऐसा लगता है कोई डिज़ायर है जीने का। और अपनी एमसी कहती है हाँ मेरे अंदर डिज़ायर है मेरी अपनी खुद की इच्छाओं को यहाँ पे पूरा करने का, और मैं जो चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो डिवाइन पावर है मैं उसका सही तरीके से यूज़ करूँ और उन्हीं के हिसाब से जीऊँ। और अपनी यहाँ पे एमसी ये कह रही होती है तो अपना रेवन कहता है अच्छा लेकिन तुम ये भी तो कर सकती हो कि तुम खुद से ये कर लो, अबे तुम मेरा सपोर्ट क्यों लेने के पीछे पड़ी हुई हो। तो एमसी कहते हैं वेल मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से इस बारे में कहा कि मैं उनके साथ में जाके मॉन्स्टर को हंट करना चाहती हूँ, लोगों के साथ में जाके क्या बोलते हैं अपना टैलेंट दिखाना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी एग्री नहीं किया और यहाँ पे किसी ने मेरे को परमिशन नहीं दी। लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे सपोर्ट किया और तुम मेरे लिए मान भी गए। लेकिन अपना रेवन मन में कहता है दरअसल मैं इसके लिए कभी भी नहीं मानता, जब ये अपनी पावर दिखाई तभी मैं इसके लिए माना था कि हमारे नाइट ऑर्डर को ज्वाइन करेगी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। और अपनी एमसी कहते हैं मैंने कहा ना मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पावर्स को दिखाऊँ पूरी तरीके से, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करूँ, बिल्कुल सही जगह पर। तो जिससे रेवन थोड़ा शौक हो जाता है और वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम हमारी जो फैमिली है डायर फैमिली उसके नाइट ऑर्डर को ज्वाइन करना चाहती हो। और जिस पर अपनी एमसी कहती है हाँ ऐसी ही बात है। और यहाँ पे थोड़ी सैड हो रही होती है और अपनी एमसी पिछले जन्म की बातें याद करती है। यहाँ पर ये कह रही थी कि अगर मैं उस जगह पर होती, अगर मैं उसके साथ में होती तो मैं उसको हील कर पाती और ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सच में मेरी गलती है, ये सारी मेरी गलती है। और अभी अपनी एमसी बोल रही होती है हाँ मैं सच में यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हूँ इस जगह को, और यहाँ पे मैं तुम्हारा यूज़ भी इसीलिए कर रही थी, बल्कि यहाँ पे जो शादी थी वो बस इसीलिए की गई थी ताकि मैं तुम्हें समझा सकूँ कि मैं तुम्हारे साथ में काम करना चाहती हूँ नाइट ऑर्डर के तौर पर। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको ऐसा कह रही होती है। तो रेवन कहता है वेल दरअसल इस बारे में, और अगर यहाँ पे तुम नाइट ऑर्डर को ज्वाइन करोगी मेरे यहाँ पे शादी को तोड़ने के बाद में, मतलब कॉन्टैक्ट को तोड़ने के बाद में, तो लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करेंगे और तुम तो जानती हो लोगों को वो बातें बनाने में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और मैं बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं होने दे सकता तुम्हारे साथ में। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम ये ना करो। और थोड़ा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आगे चल के मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो मारा ही जाऊंगा, और बहुत ज़्यादा सैड होता है। लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोचता है अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो। और अपनी एमसी कहते हैं अगर तुम इस बारे में यहाँ पे मना करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आशा करती हूँ काश हमारी शादी हुई ही ना होती, मैंने तुमसे शादी की ही ना होती। और इस बात से ये थोड़ा शौक हो जाता है और उसको याद आती है इसकी मदर की बातें जो कि यही कह रही होती हैं उसके फादर के बारे में, काश मेरी शादी उनसे हुई ना होती और यहाँ पे ऐसा हुआ ही ना होता। और इस बात से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन में याद करता है कि यहाँ पे बहुत
बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी है इसके साथ में ही। और ये भले यहाँ पे जल्दी मरने वाला है, लेकिन वो चाहता है कि यहाँ पे ये लड़की हैप्पी रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता ये अभी भी। और ये कहता है कि वेल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस बात का एक परफेक्ट आंसर ढूंढें जो कि हम दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मैटर को पोस्टपोन कर दिया जाए और हम लोग अभी नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं और आराम से इस बात को चलने देते हैं और कभी और इस बात को कंटिन्यू करेंगे। कुछ समय बाद का सीन दिखाया था, ये एकदम हा हू कर रहा होता है। उसके बाद में अपना फर्स्ट कमांडर आता है। फर्स्ट कमांडर कुछ यहाँ पे लेपर्ड को निकाल लेता है और वो लगता है जाओ मेरे बच्चों उसको जीत लो, और ये जाता है कूद जाता है, मतलब इन लोगों का सर्कस चल रहा होता है इस जगह पर। और ये कहता है ये इसने कर दिखाया और कितना ज़्यादा कमाल का है। और तभी थर्ड कमांडर आता है और वो लगता है वाह क्या ही नाटक किया है, इस तमाशे को तुम सड़कों पर दिखाकर 2 फूटी कोड़ी तो कमा ही लोगे। ये वैसे अमरीश पुरी का डायलॉग है, लेकिन मैंने चेप दिया और मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, मैं बहुत बड़ा कॉपी कैट हूँ। और तभी आ जाता है ये महान इंसान और ये कहता है चलो ठीक है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो जल्दी से कोपचे में आओ तुम। और ये उसको कोपचे में ले जाता है और ये कहता है कि ये लो मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीज़ों को संभालो, और यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि ट्रैवल कर सकते हैं पार्टी के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि जो ये पार्टी है वो बढ़िया से चले, तो इन लोगों को अच्छे से ध्यान रखना इनके बारे में, और मैं चाहता हूँ इनको बढ़िया से तुम लिस्ट वगैरह बनाओ। और ये कहता अच्छा तो ये चाहता है कि मैं इन लोगों को एलिमिनेट कर डालूँ, ठीक है मैं इस बारे में अच्छे से सोचूंगा और उनके ऊपर चुन चुन के नजर रखूँगा और बढ़िया से पैनी नजर रखूँगा उनके ऊपर। और अभी दिखाया जाते हैं मेड जो कि बोलती है कि धोते जाओ धो, और धोने के बाद कहती है कि चलो अब इनको उठा के लेके जाना है। तो अभी यहाँ पे एक नाइट आ जाता है और नाइट कहता है मिस क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और आइए मैं इसको उठा लेता हूँ। और मिस कहती है मेड कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जिस पर ये कहता है कि वेल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आ सकती हैं। मर्द की यहाँ पे ये काम होता है, वैसे तो मर्दों का काम क्या पता यहाँ पे कपड़े धोना नहीं होता वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही कपड़े धो के पक चुका हूँ। मेरे जो कपड़े हैं वो और ज़्यादा गंदे होते हैं आम लोगों से, तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े धो कर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। हाय राम कोई मेरे लिए यहाँ पे आए और मेरे यहाँ पे शादी हो जाए। और ये बंदा कह रहा होता है अभी खैर मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। और इस बंदे को दिखाया था जो कि इसके पास में आता है और बोला होता है मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में, अगर तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो मर्द होते हैं इनका ये काम है तो मैं भी ये काम करने के लिए तैयार हूँ, और चलो एक बाटली मैं भी उठा लेता हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो एक बकेट होती है इसको ये उठा लेता है। और इस बात से तो जो मेड होती है वो तो कहते ही पागल हो जाती है और बोलती है हाय एक ही तो दिल है मेरा कितनी बार जीतोगे। उसके बाद में ये लोग रास्ते में चल रहे होते हैं और जो पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है वैसे माय लॉर्ड मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इस ट्रैवल में ढकेलने के लिए। कहता है अरे कोई नहीं, वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा कि तुम एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो इस जगह पर रॉयल फैमिली के अंदर, और तुम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान लगते हो मेरे को, तो मैं सोचता हूँ कि ना तुम्हारे मैं इस बारे में बातें करूँ। और ये बोलता है क्या लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं तो इस जान के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो इस पर अपना यहाँ पे असर कहता है अच्छा बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो हमारी मेन डायर फैमिली है उसके अंदर कुछ गार्ड्स वगैरह को रखा जाए, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं कमांडर के तौर पर रिकमेंड करूँ उस जगह पर, और तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहोगे। वैसे तो खैर ये यहाँ पे वाइस एडमिरल होता है अपना एसर, और ये बोलता है क्या सच में आप ऐसा चाहते हैं, और मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, वैसे आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो ये कहता है अरे तुम तो जानते होगे एक नॉवल दूसरे नॉवल का इस टाइम पे तो सपोर्ट करता है, और ऐसा तो करना ही चाहिए, और कौन ही चाहेगा कि यहाँ पे डायर फैमिली के अंदर बहुत सारी कॉमनर्स भरे पड़े हों। और ये इसलिए ऐसा कह रहा क्योंकि वो इसको जाल में फंसाना चाहता है, और ये फंस भी जाता है। और वो कहता है आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अपना यहाँ पे असर कहता है चलो बच्चा जाल में फंस चुका है, अब यहाँ पे टाइम है इसका शिकार करने का। कुछ समय बाद दिखाया था ये अपनी ऑफिस में होता है और ये लोग यहाँ पे जुआ खेल रहे होते हैं, और बोलता है कि ओ माय गॉड मैंने तो तेरी बुगाड़ी जीत ली। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं वो तो मैं तेरे से चोरी करके लेके आया था, तेरी बुगाड़ी यहाँ पे जुए के अंदर जीत ली और मेरा फ़ायदा करा दिया। और तभी यहाँ पे कहता है वेल अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्यों ना हम लोग चले इस जगह से, और हमें ऑफिस बंद कर देना चाहिए। और अपने मन में कहता है इन लोगों के चक्कर में मैं कभी ना कभी मुसीबत में आ ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तुम तो जानते होगे जो बड़ा पेड़ होता है उसके नीचे अगर छोटे पेड़ आने लगते हैं तो बड़ा पेड़ ठीक से टिक नहीं पाता है। और ये कहता है चलो ठीक है हम लोग इस ऑफिस को बंद करके चलते हैं, और ये लोग आ जाते हैं बाहर। और ये कहता है कि अच्छा ठीक है अब ये बंद हो चुकी है हमें चलना चाहिए। और सच में जो हमारे यंग मास्टर हैं वो एक नंबर के पगलेट इंसान है। और ये कहता है क्या मतलब है आपका, तो यहाँ पे बताने लगता है एक्चुअली तुम तो जानते हो इस बच्चे के बारे में, नारू के बारे में, कि यहाँ पे वो बच्चा सामने से देख के यहाँ पे कोई भी बता सकता है, भले अंधा भी हो वो भी देख के बता देगा कि ये किसी और का बच्चा नहीं है, ये बल्कि यहाँ पे यंग मास्टर का ही बच्चा है। और ये कहता है अच्छा तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे वो कोई इलेजिमेट चाइल्ड होगा लेडी का, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और ऐसा लगता है कि जो लेडी है वो तो अभी तक यहाँ पे उन्होंने कुछ तो किया ही नहीं है। और ये कहता है हाँ इससे मेरे को और भी सवाल पैदा होते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर किस प्रकार के इंसान है।
कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है अभी तक, और अभी दिखाया था ये सीधा उसी से जाके टकरा जाता है। और यंग मास्टर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और धूम तनाना क्या होगा इसका, क्या इसका चूरा बन जाएगा। खैर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कोई पुडिंग खा रहा होता है और पुडिंग देख के इसकी लाट टपके जा रही होती है। ये पुडिंग किसकी नहीं होती, आई मीन इसकी नहीं होती, ये होती है सेकंड कमांडर की। सेकंड कमांडर बोलता है क्या तुम्हें चाहिए, और बड़ी प्यार से देख रहा होता है और वो लगता है दे दो मुझे, और बोल रहा होता है क्या ठीक रहेगा, तो सेकंड कमांडर दे देता है उसको और बोल रहा हाँ ये कभी कभी बड़ा प्यारा लगता है। मैं तो सोचता हूँ काश मेरा एक बच्चा होता है ऐसा ही। और हाँ मैं सिंगल हूँ, मैं यहाँ पे 32 साल का हूँ, मैं सिंगल हूँ। आई मीन ये कह रहा होता सेकंड कमांडर, मैं 32 साल का नहीं। ये बंदा होता है बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और वैसे मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था नारू के बारे में, और नारू काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब हमारी फैमिली का एक मेंबर बन चुका है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना हम उसको यहाँ पे जल्द ही नाइट ट्यूटर के अंदर ज्वाइन करवाएं। तो ये कहता है पहले अभी तो वो बच्चा है और मैं यहाँ पे उसको बढ़िया से ट्रेन कर सकता हूँ, तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो उस बच्चे को, और मैं यहाँ पे चीज़ में तो एक्सपर्ट हूँ। तभी दिखाया था थर्ड कमांडर जो कि आ रहा होता है इसी के पर, और वो कहता है क्या बकवास चल रही है लोग की, और ऐसा लगता है कि ये लोग बकवास करने में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। और जाके कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, और तभी कहता है क्या तुम मेरे साथ में कोपचे में चलोगे। और यहाँ पे जो अपना रेवन होता है उसको कोपचे में ले जाता है। कोपचे में जाने के बाद में ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और मुझे लगता है जो उसने बोला था, और उसने एक लिस्ट दी थी जिसके के अंदर ट्रेवल सम जो बंदे होते हैं उनका यहाँ पे लिस्ट होता है। और वो कहता है अच्छा तो ये लोग जो पागल लोग हैं जो कि यहाँ पे परेशानी कर सकते हैं हमारी यहाँ पे पार्टी के अंदर, तो तुम चाहते हो कि मैं इनको निपटाऊँ, तो ये बढ़िया रहेगा अगर मैं खुद ही जाकर इन सभी को निपटा डालूँ, तो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। और इसीलिए मेरे को पता बताओ ये कहाँ रहते हैं। और ये लोग पुराने मेड हॉल में यहाँ पे गार्ड्स वगैरह का काम करते हैं, और ये कहता है कि क्यों ना मैं लोगों को तबाह कर डालूँ। और तभी ये लोगों की बातें सुन लेता है जो कि यहाँ पे बुराइयाँ कर रहे होते हैं नारू की, यहाँ पे अपनी एसेलिया की और साथ ही साथ स्लॉट की भी। और वो लगता है कि ये मत, और उनसे आके टकरा जाता है, और तभी यहाँ पे इसकी नाक टूट जाती है। वो लगता है माय लॉर्ड, और आप यहाँ पर, और लॉर्ड तो उसको गुस्से में घूर रहा होता है और उनके सामान को वहीं पर फेंक देता है, और वो लगता हो गया तुम्हारा। और ये वो लगता है प्लीज़ मेरी बातें तो सुनिए। तो अपना रेवन कहता अच्छा तुम्हारी बातें सुनूँ मैं, कौन सी बातें करना चाहते हो अब तुम्हारे पास कौन सी बातें बची हुई हैं आप करने के लिए। जिस पर ये कहता है माय लॉर्ड आप माफ़ कीजिए मुझे, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप तो जानते होंगे यहाँ पे इस प्रकार की नोबल लेडी की बेइज्जती करना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है नॉवेल्स के अंदर, और वैसे नॉवल के लोग बेइज्जती करते रहते हैं नॉवल लेडीज़ की। और ये कहता अच्छा और तुम यहाँ पे उसको कोई ऐरा गहरा समझते हो क्या। ये मुझे लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे को जॉब से निकालने बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे आप नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पर रेवन कहता अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी लेडी की बेइज्जती कर रहे हो, और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, तुम जैसे लोगों को क्या लगता है मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो। और ये बंदा और ज़्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद रेवन कहता है मेरी बात को ठीक से सुनो, तुम अच्छे से सुन लो कि तुम जैसा कोई कीड़ा जो कि यहाँ पे कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, उसको क्या लगता है कि वो एक नोवेल बन चुका है तो कुछ भी बकवास करेगा। तुम उस लड़की के सामने कुछ भी नहीं हो, और तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते कि तुम उसके सामने एक शब्द भी यहाँ पे बोलो, और तुम बिल्कुल भी सोचना मत इस बारे में। और उसके पास में आके कहता है अगर तुम इस बारे में फ्यूचर में ऐसी बातें करोगे, तुम्हारी जबान से अगर ये बातें निकली तो उसी समय मैं तुम्हारी जबान काट डालूंगा, समझ गए क्या। और मैं बिल्कुल भी यहाँ पे घबराऊंगा नहीं तुम्हारी जबान काटने के बाद में, तुम्हें मारने के बाद। और ये बंदा घबरा के यहाँ पे ज़मीन पे आ जाता है, और तीनों लोग डर के मारे ज़मीन पे आ जाते हैं, और उनका पैंट गीला हो जाता है। घर ये आगे जाता है, और मुझे लगता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा मैच फैला हुआ है। और सामने देखता है यहाँ पर कि जो सर्वेंट्स होते हैं इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन तीनों के साथ में अभी क्या हुआ है, और जिस पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और बोला होता है यार ये लोग भी ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें दिखाना पड़ेगा। और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम लोग, और यहाँ पे मैं इस पूरी एम्पायर का प्रोटेक्टर हूँ, मेरी फैमिली हर जगह से यहाँ पे इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करती है, और इसी के साथ ही ये मेरी जिम्मेदारी है इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी मेरे आसपास वाले लोगों को जिनको भी मैं पसंद करता हूँ उनके ऊपर उंगली उठाएगा तो मैं उन लोगों की उंगली काट डालूंगा, समझ गए क्या। और अभी दिखाया था MC की ओर जो कि बोलती कि उसने बोला था कि उसका बर्थडे आने वाला है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं क्या करूँ। तभी देखती है उन सर्वेंट्स को जिसको कि ये डांट रहा होता है, और तभी यहाँ पे अपने सेकंड कमांडर के पास आती है, उससे कहती है कि क्या चल रहा है। सेकंड कमांडर सोचता है हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की इन बातों को छुपाने की कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि लेडी ने नोटिस कर लिया है। और वो कहता है वेल जो सेकंड कमांडर है वो कुछ ऐसे लोगों को निपटा रहे हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे परेशानी बन सकते थे, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे थे। तो MC कहती है अच्छा ऐसी बात है, कहते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और ये तो कुछ ज़्यादा केयरिंग हो रहा है। और ये कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और अगर उनकी जगह पर मैं होता तो मैं उनका गला काट देता, उनके यहाँ पे पिछवाड़े पर लात मार के उनको बाहर फेंक देता, और यहाँ पे मैं उनको मेन गेट होता है उसके ऊपर
लटका देता और ये बोलता ओ माय गॉड ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। खैर अभी यहाँ पे वो रेवन होता है वो उनसे बातें कर रहा होता है और एमसी बोली होती है मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए इसकी बर्थडे पार्टी के बारे में। और यहाँ पे इसने बोला है कि इसको नहीं करना बर्थडे पार्टी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हर जगह पे यहीं पे एंड होके आती हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ इसके बारे में। वैसे ये कैसा रहेगा कि मैं लोगों से यहाँ पे इसको बर्थडे विश करवाऊँ और उसके साथ ही उन्हीं से ही यहाँ पे गिफ्ट दिवाऊँ, क्योंकि अपनी एमसी और इसके बीच में थोड़ा झगड़ा सा हो गया था। और ये कहता है क्या आप ये चाहती हैं क्या हमसे, और अपनी एमसी कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और ये कहता है वेल मुझे इसके बारे में अब मुझे नहीं पता है। जो अपना फर्स्ट कमांडर होता है वो लगता है बर्थडे गिफ्ट वो क्या होता है, सेकंड कमांडर थर्ड कमांडर अपने मन में भैया की बात सोचते हैं कि ये पक्का ही इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और ये नहीं चाहती कि यहाँ पे ये उससे बोले, इसलिए हम लोग का यूज़ करना चाहती है। और अगर हम लोग गए तो ऐसा जैसे कि यहाँ पे गेहूँ के साथ में गुण पिसता है वैसे ही हम लोग पिसे जाएंगे और लॉर्ड हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहता है वेल अब मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, मेरे ख्याल से हम लोग को नहीं करना चाहिए ये काम, ये लॉर्ड को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा उनका बर्थडे के बारे में। एमसी कहती कम ऑन उनका बर्थडे है तो तुम्हें देना चाहिए कुछ गिफ्ट वगैरह। और ये कहता है वेल इस बारे में। और तभी यहाँ पे अपना रेवन भी आ जाता है इसी जगह पर। तो रेवन आगे आके कहता है कि जो रेवन का बर्थडे का डे है वो वही डे है जिस दिन रेवन की मदर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और बहुत ज़्यादा सैड होता है उस बात से। खैर एमसी उस बात से और भी ज़्यादा सैड होती है और रेवन उससे कहता है लेकिन कोई ना, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे लिए, इसलिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और एमसी बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है इस बात से भी। और यहाँ पर रेवन स्माइल करता है और कहता है वैसे तुम्हारी मेड ढूंढ रही है तुम्हें, तुम्हारी शादी की पार्टी है उसके लिए यहाँ पे उन लोगों को कपड़े चाहिए, तो इसलिए वो तुम्हारा साइज़ नापना चाहते हैं, इसलिए तुम जाओ और उनको यहाँ पे अपना साइज़ दे दो। और एमसी कहते हैं ठीक है और यहाँ पे वो चली जाती है और वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। खैर वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। अगले दिन का सीन दिखाया था ग्रेवयार्ड का सीन। यहाँ पर एक ग्रेव होती है और एक बढ़िया से कपड़े पहने रेवन आ रहा होता है। बढ़िया से कपड़े पहन के क्यों आता है तुम तो जानते ही होगे। खैर वो रेवन अपने यहाँ पे फ्लावर्स को रख देता है उस ग्रेव के ऊपर और याद करता है इन फ्लावर्स के बारे में। यहाँ पे वो भाग रहा होता है फ्लावर्स को लेकर, लेकिन सर्वेंट कहते हैं कि रुक जाइए यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं, आपको चोट लग जाएगी। तो यंग मास्टर कहता है प्लीज़ एक दिन के लिए इस बात को छोड़ डालो और मेरे को लगने दो भले ही चोट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो बड़े खुश से भागे जा रहा था और पीछे से तुम्हें पता ही है वो यहाँ पे अपना प्यारा सा हेनरी आ रहा था और ये भाग रहा था उस जगह पर। और ये भाग क्यों रहा था, पिछले दिन का सीन दिखाया था जब ये खाना खा रहा था तब उसकी मदर बोलती कि मेरी बात सुनो तुम्हारा अगले दिन बर्थडे है ना। और ये बोलने लगता हाँ मेरा अगले दिन बर्थडे है और मैं अगले दिन 6 का हो जाऊँगा। तो उसकी मदर कहती है कि तुम यहाँ पे ऑलरेडी 6 साल के होने वाले हो, कितनी ज़्यादा यहाँ पे जल्दी समय बीत जाता है। और ये थोड़ा सैड होता है लेकिन काफ़ी तक खुश होता है इस बात से जब उसकी मदर कहती है क्यों ना हम लोग कल कुछ स्पेशल करें, क्यों ना हम लोग कल बाहर घूमने चलें। तो ये कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगले दिन आता है फ्लावर्स को लेके उसकी मदर के रूम के सामने और वो कहता है मदर मैं आ चुका हूँ और उन फ्लावर्स को सूंघता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और वो कहता है मुझे भी ये फ्लावर्स पसंद हैं जो कि मेरी मदर को पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाऊँ मैं मेरी मदर के लिए और वो इस दिन को एंजॉय करें। और बड़ा ही शर्मा रहा होता है, खुश होकर यहाँ पे गेट खोलता है लेकिन उसकी खुशी सारी की सारी खुशी एक ही पल में बिखर जाती है जब वो सामने देखता है यहाँ पर कि तुम देख ही सकते हो क्या हो रहा है सामने। और खैर उसकी मदर उसी दिन यहाँ पे दुनिया छोड़ देती हैं। अभी दिखाया था ये बग्गी आ रही होती है और यहाँ पे एक लड़की बोलती कि हेनरी मैं माफ़ी चाहती हूँ आपके लिए कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई, जितनी मैंने बताया था उससे जल्दी। तो यहाँ पे हेनरी कहता है नहीं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद आने के लिए। और ये ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा खुश है आपको इतने समय के बाद देखने के बाद में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बार बार देखूँ। ओल्ड मैन आपको देख कर बहुत ज़्यादा धन्य हो चुका है स्वान, और इसका नाम होता है स्वान। और ये कोई स्वान हंस वाली स्वान नहीं है, इसका नाम स्वान है। खैर ये बोली होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मेट्स वगैरह इसका स्वागत कर रही होती है, ये बढ़िया से कपड़े पहन के आई है। लेकिन खैर इसकी पिछले वाली जो पिक्चर थी इसमें इसका जो है अपना नीचे वाला दिख रहा है वो इतना ज़्यादा पार्ट नीचे लंबा कर दिया था कि यहाँ पे मेरे ख्याल से इसके यहाँ पे जो हेड था वो 4-5 गुना बन जाता। मतलब क्या ही राइटर का दिमाग खराब हो चुका था यहाँ पे स्टाइल मारने के चक्कर में, उसका नीचे कपड़े थे उनको बहुत ज़्यादा लंबा कर डाला था। खैर यहाँ पे आगे जा रही होती है और वो कहती है तो मेट्स कैसी हो तुम लोग, और तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। वैसे मैं सोच रही हूँ उस इंसान के बारे में जिसके कि मैंने इतना ज़्यादा सुना है उसके बारे में। और ये होती है अपनी एमसी जो कि तुम देख सकते हो उसके ख्यालों में कैसी है। और ये कहती है एक्चुअली मैंने ऐसा ही कुछ सुना है यहाँ पे अपनी एमसी के बारे में, और मैंने सुना है कि जो हमारी होने वाली क्या बोलते हैं भाभी हैं वो कुछ ऐसी ही दिखती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है। उस चीज़ को देख के मैं भी शौक में जा चुका हूँ ये क्या सोचती है अपनी एमसी के बारे में, उसको क्या डायनासोर बना रखा है। वैसे मेरे को तो ये कोई बड़ा सा ज़ॉम्बी लग रही है। और यहाँ पे सोचती है काश ऐसा ना हो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अब काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मैं उसको देखना चाहती हूँ और रियलिटी को चेक करना चाहती हूँ। खैर तभी देखती है कि एक और महिला इधर आ रही है, जैसे ही उसको देखती है ये पूरी हक्का बक्का भौचक्का हो जाती है और
देखती क्या ये, और यहाँ पे अपनी एम से उधर देखती है इसको भी, और ये बोली थी क्या तुम यहाँ पे स्वान हो, क्या तुम लेडी स्वान हो, और ये पूरी एकदम शौक, इसके दिल में इतना ज़्यादा गहरा तीर लगता है कि ये वहीं पर एकदम घायल हो जाती है। और ये कहती है इतनी ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल एक प्रिंस के जैसे, ओह माय गॉड, इसका दिल पूरा पिघल जाता है। और तुम देख ही सकते हो ये शायद कोई लेसबी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, और तुम अभी जान जाओगे इस लड़की के बारे में कि इसके विचार कैसे हैं। खैर एम इसको देखती है और बोली थी इसे क्या हुआ कि इसको पागलपन के धोरे पड़े हैं, वैसे वो बोलती है कि तुम ही हो ना लेडी स्वान, और ये कहती ओह माय गॉड हाँ मैं ही हूँ, और इतनी ज़्यादा हक्का भक्का भौचक्का हो जाती है कि कुछ इसके मुंह से ठीक से निकल नहीं पा रहा होता है। और बोली मेरा मतलब हाँ हाँ मैं ही हूँ, और मैं ब्रदर की मेरा जो यहाँ पे भाई है, यहाँ पे जो यहाँ पे कर रही होती है बस, और वो पूरा शौक होती है। फिर यहाँ पे जो एंड होता है स्टेज का, वहाँ पे पहुँच जाती है, और वो कहती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रेवन है मैं उसकी बहन हूँ, मेरा नाम स्वान है। और ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम ही स्वान हो, और उसका हाथ पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ने के बाद में जो होता है उसको देख के तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, और अपनी एम से उसको बाहों में ले लेती है, दोनों एक दूसरे के बाहों में। और क्या ही मस्त सीन चल रहा है, मेरे ख्याल से मैं किसी गलत राह पर जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा घटिया नॉवल से एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर ऐसे कुछ सीन हो। मतलब यहाँ पे अपनी इस नॉवल के बारे में नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जो दूसरी यूरी नॉवल्स होती हैं मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा कभी भी। और यहाँ पे अपनी एम सी उसको बड़ी प्यार से अपने ही बाहों में लेके बैठी होती है, और उसके बाद में होश में आती है और वो लिखते हो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा ध्यान भटक चुका था क्योंकि आप यहाँ पे गिरने वाली थी। खैर वो थोड़ा आगे होती है स्टेज के, वो गिर नहीं पाती। और ये लड़की ये तो पूरा एकदम शौक हो जाती है उसकी बातों से, और उसको एक और तीर मिलता है, आई मीन तीर लग जाता है इसके सीने में, पता नहीं ये तीर कहाँ से निकल रहे हैं। और ये कहती है ओह माय गॉड इतनी ज़्यादा अच्छी बात है, बिल्कुल किसी प्रिंस के जैसे जो कि घोड़े पर बैठ कर आता है और मुझे यहाँ पे घोड़े पर बिठा के लेके चला जाता है। क्या ही यहाँ पे खुशी की बात है, मेरा तो दिल एकदम धन्य 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 हो गया। उसके बाद में कहती वैसे आपका थैंक यू, लेकिन मैं गिर नहीं पाती, थैंक यू आपका, और आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, और आपकी ऐसी ब्यूटीफुल, आई मीन आपकी ऐसी इतनी ज़्यादा अच्छी, आई मीन आपकी ऐसी इतनी ज़्यादा सेक्सी, आई मीन मैं क्या बोल रही हूँ, आपकी ऐसी इतनी ज़्यादा महान लड़की मैंने आज तक नहीं देखी भाभी। और जो भाभी होती है वो तो इसकी बुक्स की ओर देखती है जो कि गिर रही होती है, लेकिन तुम देख ही सकते हो उसके ऊपर क्या बना हुआ है। और यहाँ पे उस बुक्स के बारे में बताया जाता है जो कि तुम नीचे डिटेल में पढ़ सकते हो बस किस प्रकार की यहाँ पे बुक्स वगैरह है। बस कह रहे इस प्रकार की बुक्स 18+ होती है। और ये बोली होती है अरे नहीं ये क्या होगा, ऐसा लगता है कि मेरा अंत जल्दी ही आने वाला है और मैं जल्दी ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। अगर ये मेरे भैया को पता चल गया या फिर भाभी ने ये देख लिया तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से तबाह हो जाऊंगी, पूरी इसकी दुनिया हिल जाती है और क्या होगा इस बेचारी का। खैर अपनी एमसी तभी उस बुक को उठा लेती है, इसकी आत्मा इसका आधा शरीर छोड़ के भाग जाती है और आधे शरीर में इसकी आत्मा रह जाती है। और एमसी कहती है हाँ अच्छा ये बुक तो तुम यहाँ पे इस प्रकार की बुक्स पढ़ती हो। और जरा सोचो कोई लड़की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत से गई है किसी यहाँ पे हॉस्टल वगैरह में बहुत ज़्यादा दूर या अलग स्टेट में या फिर किसी अलग ज़िले में वो यहाँ पे पढ़ने के लिए गई है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रही है, किसी और की वीडियोस देख रही है, यहाँ पर टाइम पास कर रही है, गेम खेल रही है, जो कि आजकल की लड़कियाँ कुछ अजीब ही करती हैं। मतलब गेम कौन खेलता है आजकल। वैसे खैर अपनी एमसी कहती है क्या ही यहाँ पे अजीब चल रहा है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अभी एमसी नहीं कह रही है कि यहाँ पे अगर तुम्हें गेम खेलना है तो कुछ ऐसे गेम खेलो जिससे कि तुम्हारा दिमाग बढ़े, ना कि कुछ यहाँ पे फालतू के गेम। और यहाँ पे अपनी एमसी कह रही होती है वेल अच्छा तो तुम इस प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए गई थी और यहाँ पे तुम बचपन से ये सारी किताब पढ़ रही थी, ओह माय गॉड। और यहाँ पे ये तो पूरी शौक हो जाती है। एमसी कहती है एक बात सुनो। और यहाँ पे ये लड़की बोल रही होती है कि अब तो मैं गई, अब ये मेरे को डांटेगी, अब यहाँ पे बोलेगी कि इसको घर से निकाल दो बाहर, किस प्रकार की निर्लज्ज लड़की पाल रखी हमने घर में। वैसे कह रही है बात तो आपके लिए भी लागू होती है, आप वैसे भी कई लोग इस प्रकार की किताबें पढ़ रहे होंगे, आई मीन इस प्रकार की नॉवल वगैरह, तो मैं कहता हूँ ना पढ़ो इस प्रकार की नॉवल्स। और अपनी एमसी कहती है हाँ ये क्या है आखिरकार, और तुम्हें पता है कि मेरे पास इसका एक और सेट है साइड स्टोरी वाला। और यहाँ पे अपनी एमसी भी इस प्रकार की नॉवल पढ़ती है, मतलब देख रहे हो एक तो यहाँ पे खुद भी सांप बन के बैठी है, दूसरे को भी यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा सांप बना रही है। एमसी कहती है कि मेरे पास 20+ वाला यहाँ पे वर्जन है इसका और तुम देख सकते हो उसमें क्या कर रहा है वो। और अपनी एमसी कहती है कि उसके अंदर और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुमको उसको पढ़ना चाहिए, दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। और ये लड़की पूरी शौक हो जाती है और वो कहती क्या 20+ वाला वर्जन, ओ माय गॉड। और मुझे तो लगा नहीं था कि इस स्टोरी का मैं एक और वर्जन पढ़ूंगी। और क्या लगता है तुम्हें क्या होगा, मतलब अपनी एमसी एक तो खुद ही यहाँ पे गिरी हुई है, ऊपर से इसकी बहन आ चुकी है जो और भी ज़्यादा गिरी हुई है। और अपनी एमसी का जैसे कि तुम्हें पता ही है उसका प्लान क्या है कि यहाँ पे रेवन को कमरे के अंदर लेके जाएगी और उसके बाद
अपनी एम से कहते कि पहले उसके बाद में क्या होगा वो तो यहाँ पे अगले पार्ट में ही हमको पता चलेगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एम की यहाँ पे जो 20+ वाली बुक्स हैं वो भी मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो 20+ हूँ, और यहाँ पे जो 18+ वाली हैं वो तो भी मैं पढ़ सकता हूँ। और अपनी एम की इस प्रकार की बातें सुनकर ये पता नहीं क्यों बुक में यहाँ पे मार देती है और उस बुक को फेंक देती है। खैर ये इसने क्यों किया वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और यहाँ पे शायद इसको कुछ ज़्यादा ही शर्म आ चुकी थी इसलिए ये कर दिया है। वैसे क्या आपको शर्म नहीं आती इस प्रकार की बुक्स पढ़ के, यहाँ पे इस प्रकार की नॉवल देख के आप लोग बाद में कहते हो कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो भोली भाली हूँ, किस प्रकार का मजाक है ये। खैर अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।